सृजन संवाद की 165वीं गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। सबको नमस्ते। Let me first congratulate to Suman Bhatt for 3 national awards. थैंक यू सो मच मैम, बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम लोग मिथ्या फिल्म के डायरेक्टर से बात करने वाले हैं। उनसे मैं पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन उनकी फिल्म से मेरा परिचय बहुत पहले हुआ। बच्चों पर बहुत कम फिल्में बनती हैं और जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो हम अक्सर जो अडल्ट्स के संग होता है, उनके जीवन में जो उथल पुथल होती है, उनको जो संघर्ष झेलना पड़ता है, उनको जो मानसिक परेशानियां होती हैं, उसकी बात तो हम करते हैं। लेकिन एक बच्चे का भी यदि विस्थापन होता है तो उसके संग क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इस पर शायद ही कभी बात होती है। और फिल्म तो शायद ही बनती है, लेकिन मिथ्या एक ऐसी फिल्म है, कन्नड़ की फिल्म है, जिसमें एक बच्चे की यात्रा दिखाई गई है जो बंबई जैसे शहर से उठा करके छोटे से स्थान में, कर्नाटक एक छोटे से स्थान में स्थापित कर दिया गया है। सिर्फ उसका स्थान ही नहीं बदला है, उसके जीवन में तमाम उथल पुथल हुई है। उसके पिता नहीं रहे हैं, माँ भी अपना जीवन समाप्त कर चुकी है और अचानक उसे जब उसकी जमीन से उखाड़ करके नई जमीन पर ला दिया जाता है तो यहाँ उसके साथ भाषा की दिक्कत है। और जैसा कि हमेशा होता है, नए आने वाले को स्थानीय लोग तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं। इस बच्चे के साथ भी यही दिक्कत है। भाषा की दिक्कत तो है ही, साथ ही साथ वो किसी से घुल मिल नहीं पाता है और उसके अंदर तमाम प्रश्न चल रहे हैं। इन सारी आंतरिक उथल पुथल को, उसके अंदर उठने वाले गुस्से को, उसके अंदर उठने वाले प्रश्नों को इतनी खूबसूरती से इस फिल्म में दिखाया गया है कि मैं चाहूँगी कि हर व्यक्ति इस फिल्म को देखे और जाने कि एक बच्चे के जीवन में भी विस्थापन के फलस्वरूप क्या क्या घटित होता है। मुझे इस फिल्म की एक समारोह में जूरी में शामिल होने का मौका मिला था और वहाँ मेरे साथ 3 और लोग थे। अमृत आचार्य थे, अंजलि मोन्टेरियो थी और मैं थी। हम लोगों को स्क्रीन प्ले पर अपना निर्णय देना था और बिना किसी शक के हम लोग तीनों ने मिथ्या फिल्म को चुना था और अपने रिकमेंडेशन में अमृत आचार्य ने लिखा था, रियली गुड thoughtful screenplay, mostly reliant on internalized performance by the central protagonist. As an acting showcase, the movie is extraordinary. As a screenplay, it is brave enough to show how the process of grief could bring out the unlikely parts of yourself and forces characters to make illogical and uncomfortable choices. अंजलि ने अपने रिकमेंडेशन में लिखा था, a remarkably
sensitive film that shows the inner world of a child with effective cinematic energy. The compelling performance, particularly by the child actor, makes the film deeply moving. Vijay Sharma wrote, screenplay writer Suman Bhatt knows the child's psychology very well. A child who has lost his father and whose mother hanged herself is under trauma and stress. Child's grudges, shock, trauma, questions, reacts, pain, anger, silent inquiry, rebel, all are depicted very well. Although child is not yet teen, but his coming of journey is shown very well. और हम लोगों ने इसको सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का अपनी ओर से अवार्ड दिया था। अगर आप नेट पर खोजेंगे तो आपको शायद बहुत कम जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है, जो लोग बॉम्बे सिनेमा से आते हैं या हिंदी सिनेमा से आते हैं, उनकी तो खूब वाहवाही होती है, उनके ऊपर खूब राइटअप होता है, लेकिन जो अन्य भाषा के भारतीय सिनेमाकार हैं, उनके ऊपर आपको बहुत कम सामग्री मिलती है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन आज हमारे साथ मिथ्या फिल्म के डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर सुमन भट्ट इस मंच पर हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। सृजन संवाद, और मैं समझती हूँ कि आप हिंदी समझ पा रहे हैं, वैसे आप चाहे तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे साथ दो संवादी हैं और दोनों ही बहुत मजबूत स्तंभ हैं सृजन संवाद के। आशीष कुमार सिंह हैं, दिल्ली से हैं, और वो न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हैं, संस्थापक हैं और बहुत ही एक्टिवली संस्था को चला रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर नेहा तिवारी हमारे साथ हैं, वो जमशेदपुर से ही है। यहाँ एक करीम सिटी कॉलेज में मास कॉम विभाग की वो HOD है। उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर लिखित और मौखिक दोनों में बहुत अच्छी पकड़ है। मैं आज के मंच पर उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारे साथ फेसबुक लाइव से बहुत सारे साथी जुड़े हैं। मैं उन सब का भी स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि इस बैठक के दौरान जो भी बातें उनके मन में उठे, जो प्रश्न उठे, जो टिप्पणी वो करना चाहें, वो लिख दें, ताकि हम यहाँ दिखा सकें और हो सके तो प्रश्नों का उत्तर भी दें। क्योंकि सुमन भट्ट ने बच्चे पर फिल्म बनाई है, तो और हम लोग उनके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, मैं चाहूँगी कि वो बताएं एक तो इस तरह की बच्चे को लेके फिल्म क्यों बनाई और उनका अपना बचपन कैसा रहा। सुमन। हेलो, एक तो आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लिया, आप तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, बिकॉज एंड ऑफ डे इट्स गोइंग टू बी अ साउथ इंडियन स्पीकिंग हिंदी, तो कोई गलती हो तो माफ कर देना, अभी से बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो I'm used to that South Indian हिंदी। या बहुत बढ़िया। तो ये सवाल काफी पूछा जाता है मेरे से कि ये आपके, बिकॉज जनरली क्या होता है, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स की पहली फिल्म जनरली उनके लाइफ से जुड़ी होती है, इट कुड बी देयर चाइल्डहुड या लॉट ऑफ इंस्टेंस पहले भी हो चुका है ये। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है मेरे से कि आपके जीवन पे आधारित है क्या? एक तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी nice upbringing and a nice childhood where I had both my parents by my side and all that. But तो मेरे बचपन की बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में। ओके, जैसे
साइकिल में ट्रेन के साथ रेस करना हो या नदी में तैरना हो, या तो बहुत सारी मेरी बचपन की जो भी चीज़ें थी, मेरे को जो बॉटल में डाल के बंद कर देना था वो मैंने कर दिया इस फिल्म के थ्रू। ओके, बट इस फिल्म की आई थिंक द जेनेसिस, द आइडिया ऑफ द फिल्म केम बैक इन 2020, जब मेरे दूर के रिश्तेदार हैं द फैमिली, वो मुंबई में रहते थे, ठीक है, कोरोना के टाइम, एंड द हस्बैंड डाइड, उनका देहांत हो गया किसी वजह से, एंड 11वें दिन, अपने यहाँ वो रिवाज होता है ना 12-11 दिन का, तो 11वें दिन द वाइफ कमिटेड सुसाइड। उनके 2 बच्चे थे, 11 साल का और 3 या 4 साल का बच्चा। तो वाइफ का फ्यूनरल यहाँ पे उडुपी में हुआ उनका, बिकॉज दे आर फ्रॉम उडुपी, उनको यहाँ लाया गया था एंड मैं गया था वहाँ पे। और जब मैं गया था तो वो 11 साल का बड़ा लड़का, वो ही वाज डूइंग द फ्यूनरल राइट्स, वो कर रहा है अपनी माँ का फ्यूनरल राइट्स, एंड ये छोटा बच्चा जो है वो तो बाकी बच्चों के साथ हंस खेल रहा था वहाँ पे साइड में। एंड जब मैंने वो देखा तो इट शुक मी, दैट इमेज, दैट विजुअल ऑफ अ लिटिल बॉय, 3-4 साल का बच्चा जो अभी तक समझा नहीं कि उसकी माँ गुजर गई है या डेथ क्या होता है, ग्रीफ क्या होता है, वो हंस रहा है, खेल रहा है। मैं भी एक बाप हूँ 2 बच्चों का, ठीक है, तो दैट इमेज स्टेड विद मी फॉर अ गुड 1 वीक। और मैं सोचता रहा कि यार ये बच्चा कब जाके समझेगा कि हुआ क्या है, एंड व्हाट डज ग्रीफ, व्हाट डज लूजिंग अ पेरेंट मीन, यू नो। तो वो मेरे दिमाग में चलता रहा। वो ऐसा नहीं कि मैंने वो फिल्म बनाना डिसाइड कर लिया था उसी मोमेंट में, बट वो मेरे को बहुत डिस्टर्ब किया वो जो मैंने देखा उस दिन, एंड वो रहा मेरे साथ। एंड ये हुआ इसके बाद 6 महीने के बाद, या जब भी मैं सोचा कि यार आई थिंक आई शुड डू माई ओन फिल्म, तो दिस थॉट केम बैक टू मी। ओके, एंड इसके साथ ऑफ कोर्स, सो दैट इज हाउ द फिल्म बिगैन, एंड देन इट कीप ग्रोइंग, बिकॉज मैं एक बाप हूँ 2 बच्चों का। आई हैव सीन द हार्मलेस एनिमोसिटी बिटवीन 2 किड्स। कैसे, मतलब मेरी पहली दोनों लड़कियां हैं, तो पहली बच्ची बहुत ही शांत स्वभाव की है, बहुत ही शांत जनरली, तो हर कोई बोलते थे कि यार मतलब ये इतनी शांत है एंड ऑल दैट। जब दूसरी बच्ची हुई तो आई स्टार्टेड सीइंग कि उसमें इतनी जलन थी उसके लिए, उसकी छोटी बहन के लिए, कि जब भी मैं उसको उठाऊं तो आके जबरदस्ती उसको एक शूट पिंच हर एंड गो, या उसके हाथों पे पैर रख के जाती थी एंड ऑल दैट। एंड आई सडनली वंडर्ड, यार ये बच्ची जो इतनी शांत स्वभाव की है, इसमें इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, इतनी यू नो इतनी वायलेंस कहाँ से आ रही है। तो दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग माई किड्स एंड व्हाट हैड हैपेंड, नो, तो उन दोनों को मिला के वो कहीं से वो मिथ्या, मतलब उन प्रश्नों के लिए मैं उत्तर ढूंढ रहा था ना, तो ढूंढते 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 मिथ्या बन गया। तो दैट इज हाउ इट हैपेंड। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मैम, आई डोंट नो। वेरी वेल सेड। और सच में पता चला, और यहाँ पर 2 और लोग बैठे हैं जिनकी 2-2 बच्चियां हैं, और वो भी जानते होंगे। हमारी तो एक ही बच्ची है, लेकिन बचपन में हम लोग दोनों को बात नहीं करने देती थी। जब हम बात करते थे तो वो घुमा देती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसके अलावा किसी और पर अटेंशन दिया बिल्कुल जाए। बच्चों में ये ईर्ष्या की भावना होती है, जलन होती है। या नेहा जी, टेक ओवर, एंड आशीष जी नाउ। मैं जी आपने मैं ये पूछना चाहता हूँ सुमंत कि आपने बताया कि वो एक हॉन्टिंग इमेज जो आपने एक रिलेटिव का देखा था आपने, वो राइट लॉस्ट वन ऑफ बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, तो उसके राइट। बाद से स्क्रीन प्ले तक का आपकी जर्नी क्या रही? किस तरह से आपने उसको डिपिक्ट किया, किस तरह से कन्वर्ट किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया? क्योंकि आपकी फिल्म में लोकेशन भी एक कैरेक्टर है, क्योंकि चेंज ऑफ लोकेशन इज वेरी प्रोमिनेंट फैक्टर इन द फिल्म। और यस अपार्ट फ्रॉम दैट एक चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे अपने बच्चों को पालने पोसने के दौरान हम सब बच्चों को करीब से देखते हैं, समझते हैं, लेकिन राइट एक बॉय का जो स्ट्रगल होता है वो जाहिर सी बात है आपने अपने चाइल्डहुड से भी लिया होगा, बचपन की मेमोरीज होंगी, लेकिन राइट। उसके साइलेंस को, उसके इनर स्ट्रगल को, उसको एक स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट आपने किस तरह से किया? आई एम रियली क्यूरियस टू नो दिस, अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम सो आई दैट थिंक हॉन्टिंग दैट, इमेज। राइट राइट। सो लाइक आई मेंशन, वो हॉन्टिंग इमेज था, वाज अ वेरी पर्सनल, वो मैं अपने लिए कर रहा था, बिकॉज मेरी 2 बच्ची थी। तो एंड दैट थॉट क्रॉस माई माइंड कि कल मैं अगर नहीं हूँ, कल सुबह उठते टाइम मैं अगर नहीं हूँ, तो मेरे बच्चे मेरे को मिस करेंगे। अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, कब जाके उनको पता चलेगा कि यार मेरे पापा कैसे थे, कब सोचने लगेंगे एंड ऑल दैट, नो। तो इसी क्वेश्चन के साथ था मैं ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ में, यही सब सोच रहा था। फिल्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था मैं। तो एंड देन एट सम पॉइंट क्या हुआ, मैं एक दूसरी फिल्म के रेकी पे गया था। ओके, किसी तालाब में गया था, छोटे से पॉन्ड में, एंड वहां पे मैं उतरा नीचे। ओके, उतरा नीचे, तो हम लोग को देखना था कि कितना गहरा है पानी, हम लोग शूट कर सकते नहीं कर सकते, वो सब करना था हम लोग को।
तो एक और लड़का था मेरा असिस्टेंट मेरे साथ, उसको तैरना नहीं आता था, तो वो मेरे हाथ पकड़ के चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे मजाक के लिए, बिकॉज वो ज़्यादा गहरा नहीं था, तो मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, तो वो घबरा गया वो उस मोमेंट में। तो तब जाके, एंड दिस वाज बिकॉज मैं 2-3 महीना सोच रहा था इसके बारे में, 2 सिबलिंग के बारे में, उनके एनिमोसिटी के बारे में, लॉस के बारे में, एंड ये जाके वो विजुअल जब वो थोड़ा सा डराना, मैं उसका हाथ छोड़ा एंड वो डर गया, तो वो समहाउ एवरीथिंग क्लिक्ड। तो मैं वापस आया उसी दिन, आई रोट द क्लाइमैक्स ऑफ द सीन, बिकॉज ये कैरेक्टर्स थे मेरे दिमाग में कि 2 सिबलिंग एंड ऑल दैट। तो दैट इज हाउ इट कनेक्टेड। ओके, वंस दैट कनेक्टेड इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी, बिकॉज मेरे को I wanted to go through the journey of this kid who comes to terms with the loss of his parents, ठीक है। उसकी there is one level of frustration कि माँ बाप को खोना एक बात है, ठीक है, एंड बाद में उसमें जब आपका सिबलिंग एनिमोसिटी आता है, एंड वहाँ जाके आपको तब अगर पता चलता है कि यार ये तो मेरी बहन, जो मेरी बहन है, मेरी बहन है नहीं, इसको अडॉप्ट किया गया था उनके साथ, तो उनके लिए अभी तक नो उसके माँ बाप है, मैंने खोया अपने माँ बाप को, उसके साथ माँ बाप है। तो हाउ दैट काइंड ऑफ यू नो ग्रोज बिगर एंड बिगर, दैट एनिमोसिटी एंड ऑल दैट, नो। तो इसको एक्सप्लोर करना था। व्हेन आई हैड द क्लाइमैक्स विद मी, इट बिकेम वेरी क्लियर कि मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। वो मेरे को आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड कि मेरे को यहाँ तक जाना है। तो वॉट ऑल कैन द किड गो थ्रू, एक तो फिजिकल डिस्प्लेसमेंट है, ओके, जो एज सच बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, बिकॉज मैं तो खुद ऑफ कोर्स एक ही जगह पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया जा चुके हैं, 2 साल अहमदाबाद में, 2 साल कोलकाता में, फिर 2 साल कर्नाटक में, फिर कहीं पे और, एंड दे हैव अ वेरी कंफ्यूज्ड अपब्रिंगिंग। तो जनरली बातचीत होती थी ना, देयर लाइक वी स्ट्रगल कि 2 साल लगते हैं एडजस्ट होने में एक जगह पे, दोस्त बनाओ, भाषा समझो एंड ऑल दैट, देन यू आर गोइंग टू अनदर टाउन एंड ऑल दैट। तो एक तो एज सच वो एक बहुत डिफिकल्ट फेस होता है बच्चों के लिए। उसके साथ when you talk about going to a different place with a different family altogether, तो एक तो समझ लो कि यार माँ बाप भी बदल गया आपका जगह के साथ, भाषा के साथ, आपको माँ बाप भी बदलना होगा, you have to get used to a different relationship, different school and all that, no? तो वो सब layers add होते गए। Like I was trying to see what more can I bring out in the film where I can explore a child's mentality in its fullest form rather than just take one thing that also would have been fine, but मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करना था। एंड ये कैसे हुआ, बिकॉज जब मैं ये बच्चों में वायलेंस कहाँ से आता है एंड ऑल दैट सोच रहा था, एंड जब फिल्म का एंडिंग क्रैक हुआ, व्हाट आई डिड वाज आई वाज ट्राइंग टू रिसर्च कि जनरली जो बच्चे जुवेनाइल होम्स में पहुँचते हैं, ओके, जो या तो कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है या फिर फॉर वॉट एवर रीजन जुवेनाइल होम में जो पहुँचते, क्यों पहुँचते एंड कैसे पहुँचते, तो इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था एंड बहुत सारी रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करी मैंने एंड मैं पढ़ रहा था। बट वन प्रॉब्लम वाज वो सारे यूएस बेस्ड थे, इंडिया में बहुत ही कम रिसर्च हुआ है बच्चों के बारे में, या बहुत ही कम थीसिस या राइटिंग है अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत सारी रिसर्च मटेरियल वो शायद अभी भी है मेरे पास, तो आई वाज गोइंग थ्रू इट। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली वेर इट इज़ जनरली नॉट वन इंसिडेंट, इट्स काइंड ऑफ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो ऐड पाइल अप होती जाती है ना। So then that is when I started exploring, अच्छा what else can I do, you know, when this guy comes here he has to make new friends, भाषा अलग है, माँ बाप अलग है, ये उसकी बहन जो है she is adopted, उसके तो माँ बाप है, so all these things वो, and वो बच्चा जो उम्र है उसका वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, एक तो एकदम नए लोग हैं, ठीक है, तो उसका वो एक्सप्रेस करेगा तो किसके साथ करेगा एंड कैसे करेगा एंड ऑल दैट, नो। सो ये लैंग्वेज बैरियर जब आता है वो भी बहुत, अगर ये मुंबई में रहता शायद इतना मुश्किल नहीं होता उसको, बिकॉज उसके दोस्त लोग रहते हैं वहाँ पे, वो शायद मराठी में बात करता उनसे एंड ऑल दैट। सो दीज लिटिल थिंग्स नो वेयर केम इन टू द स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन द रिसर्च दैट आई वाज डूइंग ऑफ हाउ डिस्प्लेसमेंट, उसको जाके किसी रिलेटिव के यहाँ डाल दिया बिकॉज ये बहुत शैतान है, या फिर यहाँ पे बहुत कुछ उसका झगड़ा होता है हमेशा दोस्तों के साथ, तो किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, एंड उसके बाद में पूछा ही नहीं, 1 साल गए नहीं वहाँ पे, तो वो कैसे उसको अफेक्ट करता है एंड ऑल दैट। तो वो रिसर्च के थ्रू आया वो। ऑफ कोर्स आई हैड टू इंडियनाइज इट टू माय कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज मैंने भी देखा हुआ यहाँ पे मेरे दूर के रिश्तेदार में ही 2 केस है जहाँ पे किसी को लड़का चाहिए था, लड़की हुआ, और किसी को लड़की चाहिए था, लड़का हुआ, सो दैट एक्सचेंज ऑफ किड्स हुआ है, ओके। दूसरी केस में मेरे अगेन दूर के रिश्तेदार, उनको उनके बच्चे नहीं थे, तो माई सिस्टर हैड अनदर बेबी एंड देन गिव इट टू देम, ओके। तो दिस ऑल्सो मेरे दिमाग में हमेशा था कि यार ये बच्चे जब बड़े होंगे एट सम पॉइंट अगर ये बोलेंगे, हाउ डू दे जनरली रिएक्ट। एक बच्चों को अडॉप्ट करना अलग बात है, जब आपको पता नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, बट अडॉप्ट किया गया था वो ठीक है,
बट ये जब फैमिली में होता है, फैमिली में जाके एट सम पॉइंट अगर आपको बोला जाए कि यार तेरे को एक्चुअली अडॉप्ट किया गया था, तेरी माँ वो है जो तेरी आंटी है या अंकल है, ही इज योर फादर, सो सडनली वो डायनामिक बहुत ही अलग है ना। तो आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग कि ये बच्चे जब बड़े होंगे, जब उनको पता चलेगा तो ये डायनामिक क्या होगा। सो वो भी मेरे दिमाग में मतलब बहुत साल से था, वो तो इस फिल्म में सब कुछ आके जुड़ गया काइंड ऑफ। क्योंकि आशीष जी ने स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सवाल पूछा है, तो just to answer your जी, thing about जी, जी, exploring it through silences, no, again I had two reference points, Ashish ji. One was my nephew who is now 16 years old. वो तो बहुत ही बड़ा reference point case study था मेरे लिए of how kids grow up, and बहुत close था वो मेरे से till he was around 8-10, and then उसका बात करना कम होता गया। मैं जनरली एज किड्स ग्रो अप, नो, बिकॉज मैं तो अभी भी जब गले मिलता हूँ एंड उसको पकड़ता हूँ, वो लगे क्या कर रहे हो आप अंकल, बिकॉज उसको लगता है कि वो बड़ा हो चुका है, बट मेरे लिए वो अभी भी बच्चा है ना। तो इट इज दैट एज दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लोर, कि जब बच्चों को लगता है कि यार वो किसी से बात नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर फ्रेंड्स ऑफ देयर एज, नो। So it was all that, Ashish. I was just trying to see how I can explore a child's mentality from all sides and all aspects, because I've seen kids grow up around me. बहुत अच्छे नुआंसेस आपने पकड़े, ब्यूटीफुली। जी नेहा जी, जी। आप कुछ पूछ रही? हाँ, मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सवाल करना चाह रही थी। हमको आपकी बातचीत से इतना तो जरूर समझ में आया कि बहुत सारे आपके पर्सनल रेफरेंस हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है। अच्छा, आ रही है क्या? मेरे को नहीं आ रही। जी जी, मुझे आ रही है। अभी आ रही है आपको? मेरे को फॉर सम रीजन मैम की आवाज नहीं आ रही है। विजय मैम, आपको आ रही है? मुझको आ रही है। अरे खाली नेहा मैम मुझे की भी आवाज आ रही नहीं आ है। रही। रिकॉर्डिंग सुनिएगा। मैं अपना सवाल रख देती हूँ और आशीष जी आप दोहरा दीजिएगा। तो ये तो क्लियर हुआ है कि बहुत सारे व्यक्तिगत रेफरेंसेस हैं जिनके कॉम्बिनेशन से जो है वो इस पूरे सिनेमा ने आशीष जी, यू विल हैव टू हेल्प मी विद दिस बिकॉज़ मेरे को या डेफिनेटली आई विल डू दैट। हाँ, यस यस। जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि इस फिल्म में और एक खासियत है आपकी स्क्रिप्टिंग में स्पेशली, कि आप जब फिल्म शुरू होती है तो हमारे लिए जो कैरेक्टर है, मिथ्या का कैरेक्टर, वो बहुत अजनबी रहता है। हमें कोई रेफरेंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो कहानी कहाँ ले जाएगी, उसके वो जिनके साथ है वो उसके कौन है। तो जो मिथ्या की हालत है उस सिनेमा में, वही एक दर्शक के तौर पर हमारी हालत होती है। और आप कोई स्पून फीडिंग नहीं कराते हैं दर्शकों को कि पहले से पता हो कि ये कहाँ से कहाँ लाया जा रहा है। कहानी की शुरुआत ऐसे भी हो सकती थी कि फ्यूनरल हो रहा है और एक बच्चा है जिसने माँ बाप को खोया है, और उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती। तो यहाँ पर ये जो एक सस्पेंस सा बना रहता है, एक मिस्ट्री बनी रहती है कि ये कैरेक्टर कहाँ से आया, इनका आपस में क्या रिश्ता है, और इसके माता पिता को क्या हुआ है, जो भी हम बहुत बाद में जाकर जान पाते हैं कि क्या हुआ है। तो ये आपके लिखने में कैसे आया, और क्या जानबूझकर डेलिबरेटली एक अटेम्प्ट था कि इसको मिस्टीरियस रखा जाए, इसको धीरे धीरे इन परतों को खोला जाए? सुमंत जी, डॉक्टर नेहा जी 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 डॉक्टर नेहा आपकी स्क्रिप्टिंग को लेके, स्क्रीन प्ले को लेके जानना चाहती हैं कि जब फिल्म शुरू होती है तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कैरेक्टर द फिल्म स्टार्ट्स विद, हु इज द जो बच्चा है मिथ्या, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। और सीन बाय सीन आप अपने स्क्रीन प्ले में या फिल्म में दर्शकों को कोई स्पून फीडिंग भी नहीं करते हैं कि आप पहले से आपने कोई बैकग्राउंड बता दिया कि दिस इज द बैक स्टोरी ऑफ द चाइल्ड, दिस इज द बैक स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर, कुछ नहीं। सो सीन बाय सीन दर्शक जो है वो जानता है, वो ही गेट्स क्यूरियस कि ये बच्चा कौन है, इसके माँ बाप कौन है। तो सीन बाय सीन वो जानता है कि इस बच्चे की स्टोरी क्या है, और बहुत बाद में जाके उसको पता लगता है कि इस बच्चे के माँ बाप कोई और है, उसके साथ ट्रेजेडी क्या हुई है और उसका क्या स्ट्रगल है। तो ये आपने किस तरह से किया, ये जाहिर सी बात है कि एक बड़ी खूबी है आपकी स्क्रीन प्ले की, जो कि दर्शकों को बहुत अच्छे से एंगेज करती है। तो ये आपने किस तरह से किया, कितना डेलिबरेट था, और किस तरह से हाउ डिड यू क्रिएट दिस? नेहा जी, एम आई राइट? बिल्कुल 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 सही। जी जी। तो आपके स्क्रीन पे वो बात करना चाहती हैं कि कैसे सीन बाय सीन आपने किया, और ये रॉ स्टोरी जो है दर्शकों के लिए भी बिल्कुल उतनी रॉ है, तो उनको बिल्कुल नहीं पता है कैरेक्टर के बारे में, लेकिन धीरे 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 वो इतनी ज्यादा करीब हो जाती है, रिलेटेबल हो जाती है कि वो बिल्कुल। तो इसके बारे में, आपके स्क्रीन प्ले के बारे में वो जानना चाहती हैं कि आपने ये कैसे क्रिएट किया इसको। हाँ, तो
जब मैंने डिसाइड किया कि मिथ्या मैं बनाऊंगा या फिर लिखते टाइम ऑल्सो, वन थिंग आई वाज वेरी क्लियर वाज मेरे को खाली इस बच्चे के ऊपर फिल्म बनानी है, नथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स इज पेरिफेरल। उसकी दुनिया में, बाहरी दुनिया में जो भी है वो मैं एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन इसके थ्रू एक्सप्लोर करूंगा, इस बच्चे के थ्रू एक्सप्लोर करूंगा। सो दैट इज वेरी क्लियर। तो लिखते टाइम ही आई एज एन ऑडियंस ऑल्सो वांटेड कि ऑडियंस को भी इतना ही पता रहना चाहिए जितना उस बच्चे को पता है उस एट दैट पॉइंट इन टाइम। एंड जितना, एंड ये मिथ्या कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो एक्सप्रेस नहीं करता, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता। जो भी है वो उस जितना भी उसके करीबी रिश्ते, वो जितना भी करीब हो अपने अंकल के पास, या फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर है अंकल के लिए एंड अंकल का उसके लिए, लेकिन वो उसके साथ भी बोल नहीं पाता। तो ये ऐसा कैरेक्टर है जो एकदम क्लोज है अपनी ही अंदर, मतलब वो एकदम घुटन बोलते हैं ना, उस टाइप ही इज गोइंग थ्रू दैट कि किसी से कुछ बोल नहीं पाता है। तो एट दैट पॉइंट मेरा अप्रोच ये था कि अगर मिथ्या को कुछ नहीं पता, अगर मिथ्या को खुद नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है उसके मन में, तो ऑडियंस को भी पता नहीं होना चाहिए। जब जाके मिथ्या को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तभी जाके ऑडियंस को भी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वो जब साइकिल शाम को साइकिल अपने दोस्त के साथ खेल के आता है घर, पीछे दरवाजे से आता है, एंड देन ही वहाँ पे उसको वो कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है जब वो बोलते हैं कि यार वंदना तो आपकी बच्ची है, आपने अडॉप्शन में आप पाल पोस नहीं रहे, यू कुडंट रेज हर, तो आपने फोर्सफुली अडॉप्ट करा दिया हम लोग के दामाद को एंड ऑल दैट। तो वो झगड़ा हो रहा है, तब जाके उसको पता चलता है कि मेरी बहन एक्चुअली मेरी बहन नहीं है, मेरे अंकल आंट की बहन है जो मेरे पापा मामा ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो वो ऑडियंस, वो इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को और मिथ्या को एक साथ पता चलता है। तो ये थ्रू आउट एक फॉर्मेट है फिल्म में, जैसे कि एक एब्रप्ट फिल्म के मिड पॉइंट में एब्रप्टली कट होके वो कहीं पे कोई उसको ले जा रहा है जीप में, एंड तब हम लोग को पता चलता है कि वो जुवेनाइल होम में जाके उसको वहां पे छोड़ रहा है। तो एट दैट पॉइंट मिथ्या को भी खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। ओके, तो आई वाज गोइंग आफ्टर दैट कंफ्यूजन कि ऑडियंस को भी मिथ्या के साथ वो जर्नी लेना है, कि ऑडियंस को भी पता नहीं रहना। जैसे वो ओपनिंग शॉट में वो मतलब थोड़ा डेंजरसली लगता है कि यार ट्रेन के एज में खड़ा है, शायद गिर न जाए, एंड यू हैव दैट फीलिंग। एंड मिथ्या खुद भी शायद सोच रहा होगा उसके दिमाग में, यार अगर मैं गिर जाऊं तो क्या है, बिकॉज किसी को नहीं पड़ा है मेरा एंड ऑल दैट। सो ऑडियंस ऑल्सो हैड टू बी इन दैट सेम कंफ्यूजन एज मिथ्या वाज। मिथ्या अगर वहां जाके एज में खड़ा है तो नॉर्मल स्पेस में नहीं है, वो ही इज इन अ वेरी एबनॉर्मल स्पेस, बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही मतलब कंफ्यूज स्टेट में है, वो खड़ा है वहां पे। एंड आई वांटेड द ऑडियंस आल्सो टू गेट द सेम थिंग। अगर वो खाली ट्रेन के सीट में खड़ा है, ट्रेन के सीट में कहीं कोने में बैठा है एंड हम लोग शॉट लगाते हैं, तो इट वुडंट हैव बीन दैट, यू वुड जस्ट थिंक यार ये बच्चा कुछ सोच रहा है खाली। बट ये द फैक्ट दैट वो दरवाजे, ट्रेन के चलती हुई ट्रेन के दरवाजे के एज में खड़ा है एंड वो ट्रेन चल रही है एंड वो बच्चा ऐसा मूव हो रहा है, तो हम लोग को एक थोड़ी सी परेशानी होती है जब वो देखते हैं कि गिर ना जाए। करेक्ट? तो ऑल दीज थिंग्स वेर the one consistent thing was हम लोग we wanted, at least when I was writing it, I wanted the audience to be with मिथ्या। अगर मिथ्या के दिमाग में confusion हो रहा है, ऑडियंस को भी वो confusion होना है। अगर मिथ्या को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, ऑडियंस को भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर मिथ्या को पता नहीं कि उसको कहाँ ले जा रहा है, ऑडियंस को भी पता नहीं कि वो कहाँ, बिकॉज अगर मैं, इट इज़ वेरी इजी कि वो इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे दूँ। एक कहीं पे आता है, वो अपने दोस्त के साथ बोलता है कि दोस्त बोलता है कि जुवेनाइल होम क्या होता है, मेरी माँ बोल रही थी कि तेरे को शायद वहाँ डालेंगे, वो बोल के छोड़ देता है। बट अगर मैं वो प्रोसीजरल पुलिस आके ले जाना अगर दिखा देता, तो ऑडियंस हैज इन्फॉर्मेशन पहले ही, ओ अरे यार इसको तो ले जा रहा है वहाँ पे। As opposed to that, if you cut that information for the audience, if you cut that information, तो ऑडियंस भी वो सेकंड गेस कर रही है कि कहाँ जा रहा है, whereas मिथ्या भी सोच रहा है कि यार ये मेरे को कहाँ ले जा रहा है। So that is the effect that I was going after. तो that became a writing choice कि लिखते जितना इन्फॉर्मेशन मिथ्या को मिलता है उतना ही इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को मिलता है, एंड द अदर वे राउंड, जितना हम लोग ऑडियंस को दे रहे हैं उतना ही हम लोग मिथ्या को दे रहे हैं। सो दैट बिकेम अ पैटर्न मैम। तो लिखते टाइम आई थिंक इट बिकेम वेरी, इसकी वजह से फिल्म जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गई एंड किसी और के ऊपर नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि इसकी वजह से फिल्म जो है वो अद्भुत बन गई है, बाकियों से बहुत अलग, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसकी वजह से फिल्म बन गई है, डॉक्टर नेहा कह रही हैं। और मुझे लगता है इट वाज अ क्रिएटिव कॉल एंड अ क्रिएटिव एंड स्मार्ट डिसीजन एज अ फिल्म मेकर कि आपने ऑडियंस को और मिथ्या को एकदम सिंक कर दिया, दोनों को एक साथ ही,
और ऑडियंस जो है वो मिथ्या के साथ ही ट्रेवल कर रहा है, इसमें थोड़ी आसानी हो गई। और इट वाज अ वेरी, जो सिनेमा क्राफ्ट के जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से, इट्स अ वेरी आइडियल ओपनिंग ऑफ द फिल्म टू मेक द ऑडियंस अनईजी, क्रिएट उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट में डाल देना। जो ओपनिंग शॉट है, जब ट्रेन में वो बच्चा खड़ा है, तो किसी भी ऑडियंस को देख के यही लगता है कि हाँ यार, ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे रिस्की तो नहीं है, क्यों नहीं कोई रोक रहा है उसको, कोई इसके साथ नहीं है क्या, कोई एल्डर नहीं है क्या, है ना। तो दिस वाज वेरी स्मार्ट डिसीजन एंड वेरी क्रिएटिव कॉल। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पे मैं जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया उनको मैं दोबारा बता दूं कि हम यहाँ पे 165वें सृजन संवाद में आज बात कर रहे हैं निर्देशक, कन्नड़ के निर्देशक, फिल्म निर्देशक सुमंत भट्ट से, जिनकी फिल्म मिथ्या को 72वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 3 पुरस्कार की श्रेणी में चुना गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार है, और जो कि आतिश शेट्टी ने, जिन्होंने इस फिल्म में मिथ्या की भूमिका निभाई है, और तीसरा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार है। तो ये 3 फिल्में, 3 पुरस्कार मिले, जो कि वाकई बहुत बड़ी बात है, और ये फिल्म बहुत खास है भी। ये फिल्म 11 साल के बच्चे की यात्रा के बारे में है, जो अपने अकेलेपन से जूझ रहा है, जो अपने मन में किसी बहुत गहरे दुख से जूझ रहा है, और जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और उसकी एक खामोश यात्रा है, उसका खामोश संघर्ष है, जिसको निर्देशक सुमंत भट्ट ने बहुत ही खूबसूरती और बहुत संवेदनशीलता के साथ पर्दे पे उतारा है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमने इसके फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में बात की, इसके दृश्यों के बारे में बात की। इस फिल्म की बहुत बड़ी ताकत जो है वो इसके मुख्य किरदार जो बने हैं, जो आतिश शेट्टी, ये वो है। और हम कई दृश्यों में देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया है, एक निर्देशक के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे, आपने इस फिल्म को कहीं भी लाउड या बहुत मेलोड्रामेटिक नहीं होने दिया है। बहुत रिस्ट्रेन्ड एक्टिंग कराई है आपने, बहुत कंट्रोल्ड एक्टिंग कराई, बहुत सटल तरीके से आपने कई सीन्स में एक्सप्रेशन दिलवाया है। तो चाइल्ड आर्टिस्ट से ना सिर्फ आतिश शेट्टी, बल्कि इसके अलावा भी दो तीन बच्चे हैं इस फिल्म में। तो कितना मुश्किल था, कैसे आपने उनको डायरेक्ट किया, कैसे उनको आपने गाइड किया, कैसे कंट्रोल किया? ये बहुत, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी। मुश्किल तो था ही बच्चों के साथ, बिकॉज लिखते टाइम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड सीन लिख सकता हूँ बच्चों के लिए कि यार उसके दिमाग में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है। लिखने के लिए मैं एकदम आराम से लिख सकता हूँ। जब मैं ऑडिशन करने लगा तब जाके मेरे को समझ में आया, स्पेशली मिथ्या की बहन जो है, वंदना के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन के टाइम तो यार मतलब हम लोग इतना परेशान हो गए कि यार स्क्रिप्ट ही चेंज करना पड़े शायद, बिकॉज बहुत ही बहुत मुश्किल है एक 3-4 साल बच्चे से कुछ कराना, बिकॉज उनका पेशेंस नहीं है। एंड फिल्म मेकिंग रिक्वायर्स पेशेंस। हम लोग 20 टेक लेंगे, 30 टेक लेंगे, वो एक टेक करें तो बहुत है। बट मुश्किल तो था ही बिल्कुल। बट आई थिंक वी ऑल्सो गॉट फॉर्चुनेट विद एक्टर्स लाइक आतिश। जैसे आतिश की ये पहली फिल्म नहीं है, मेरी पहली फिल्म है। आतिश तो 10-12 फिल्म कर चुका था ऑलरेडी। मेरी चैलेंज ये थी, एंड वो बहुत बड़ी फिल्में कर चुका था, कांतारा में था वो, तो ही वॉज अ प्रो एंड हम लोग यहाँ पे जूनियर से सेट में है। तो मेरी सबसे बड़ी चैलेंज थी उसको अनलर्न करना, जो भी वो सीखा है एक्टिंग के बारे में उसने इन फिल्मों से, बिकॉज वो सारी फिल्में जो उसने की थी इससे पहले वो मेन स्ट्रीम फिल्में थी। ओके, एंड उसकी एक मीटर होती है परफॉर्मेंस की, उसमें थोड़ा सा ओवर द टॉप चाहिए रहता है, जो कि शायद उस फिल्मों के लिए ठीक है, लेकिन अपने फिल्मों में बिल्कुल नहीं बैठती। तो आतिश की ऑडिशन हम लोगों ने 3 बार की। फर्स्ट टाइम बिल्कुल काम नहीं किया, बट समवेयर इट केप्ट टेलिंग मी यार ये बच्चा थोड़ा खास है। तो उसको दोबारा बुलाया हम लोगों ने, दोबारा ही वाज स्लाइटली बेटर, बट फिर भी जम नहीं रहा था। तो बाकी बच्चों को ऑडिशन किया, फिर कहीं पे बता रहा था नहीं यार ये बच्चा थोड़ा स्पेशल है। तो तीसरी बार बुलाया उसको। तीसरी बार में वो थोड़ा समझने लग गया कि यार ये कुछ और चाहते हैं मेरे से। तो ही वॉज डूइंग इट, बट ही वॉज स्टिल नॉट देयर। लेकिन देन वी फाइनलाइज्ड हिम बिकॉज ही वॉज बाई फार द बेस्ट किड दैट वी कुड गेट। बिकॉज वो समझ रहा था जो मैं बोल रहा था, उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था अपने एक्टिंग में, लेकिन समझ रहा था वेरी वेल, विच आई कुड सी कि यार ये बच्चा समझ तो रहा है अपनी, बिकॉज ही वाज आल्सो 11 years old when we started the film। तो फिल्म से पहले एक महीने का वर्कशॉप हुआ, जब मैं उसको बुलाता था ऑफिस, वो बैठा रहा था मेरे साथ एंड हम लोग स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिकॉज आई एम ऑल्सो, मेरे भी 2 बच्चे हैं ना, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी उससे बात करने में कि यार अब समझ लो, मान लो कि तुम्हारे माँ बाप गुजर गए, या समझ लो मान लो कि तुम्हारी माँ
has hung herself by the fan, you know। तो मैं कैसे बोलता एक 10-11 साल के बच्चे को ये, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मैं उसकी माँ से 1-2 बार बात किया था कि थोड़ा डिस्टर्बिंग ही है उसका जो भी स्टोरी है, तो मैं आपके लड़के से ये बात कर सकते हो क्या खुले से? शी इज लाइक हाँ आप आराम से बात कर लो, वो कर लेगा एंड ऑल दैट। बट मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, मैं रोज उसको बुलाता था ये सोच के कि मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा उससे, बट मैं डर जाता था। मैं फिर उसको क्या किया, मैंने उसको एक्सरसाइजेस देना स्टार्ट किया मैंने कि अब मान लो तुम यू नो समझ लो, यू नो इमेजिन योरसेल्फ टू बी मिथ्या। तू बता मेरे को कि मुंबई में तेरे दोस्त लोग कैसे थे, या फिर तेरे माँ बाप के साथ डिनर टेबल पे क्या कॉन्वर्सेशंस होती थी एंड ऑल दैट। तो ये एक्सरसाइज देता था मैं रोज, एंड ही वुड कम बैक टू मी सेइंग शायद मेरे दोस्त ऐसे थे, एंड आई वुड करेक्ट। मेरे दिमाग में एक मिथ्या था जिसके फ्रेंड्स के साथ ये रिलेशनशिप था, जिसके माँ बाप के साथ ये रिलेशनशिप था, जिसके बहन के साथ ये रिलेशनशिप था। तो जब तक ही वॉज नॉट अलाइनिंग विद माई वर्जन ऑफ मिथ्या, तो आई केप्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन। मे बी शायद नहीं, उसके बाप के साथ उसका ये था रिलेशनशिप, शायद ऐसे बात करते थे दोनों, माँ के साथ ये था, शायद माँ सुलाती थी उसको। सो आई स्टार्टेड गिविंग हिम दिस इन्फॉर्मेशन। तो जब तक शूट स्टार्ट हुआ, उसके दिमाग में जो मिथ्या था एंड मेरे दिमाग में जो मिथ्या था वो एकदम सेम था। तो दैट इज द ओनली थिंग दैट आई डिड बिफोर शूट। ओके, स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ही कम बात किया है हम लोगों ने, लेकिन बहुत ही कम। बट व्हाट वी वर्कड ऑन वाज हु इज मिथ्या, बिकॉज अतीश एज अ कैरेक्टर इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम मिथ्या। वो बिल्कुल है नहीं मिथ्या की तरह, नो इतना बात करता है, इतना शरारती है, एंड हर टेक के बाद हम लोग को ढूंढना पड़ता था उसको। वो साइकिल लेके निकल जाता था, एंड हम लोग तो एकदम टाइट शेड्यूल में थे, तो उसको ढूंढना पड़ता था। एंड ही वुड डू अ वेरी कॉम्प्लेक्स सीन कि यार बहन को मारो, एंड मैं सोच रहा था यार अभी ये बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए, ये जाके अपने भाई के साथ ये ना करे। बट वो टेक में इतना सीरियसली करता था, बट टेक जैसे मैं कट बोलूँ एंड जब मैं मॉनिटर में देख के वापस आऊँ तो ये है नहीं लड़का, ये साइकिल लेके निकल गया। तो 2-3 दिन में मेरे को समझ गया कि यार ये बच्चा तो ही इज नॉट लेटिंग द स्टोरी और एनीथिंग इज डूइंग अफेक्ट हिम। तो दैट मेड मी वेरी कंफर्टेबल आतिश के साथ। उसके बाद आई थिंक सेकेंड डे की बाद तो मैं एकदम खुले से बात करने लग गया उससे कि यार अब सोचो तुम्हारी माँ और पापा का झगड़ा हुआ है एंड एकदम वायलेंट हुआ है, पापा ने मारा है मम्मी को। सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑल दैट बिकॉज मैं समझ गया कि यार ये बच्चा कैन से व्हाट इज स्क्रिप्ट, व्हाट इज रियल लाइफ एंड ऑल दैट। तो आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा कोई लड़का मिला, 11 साल का लड़का जिसका ये मैच्योरिटी है डिफरेंशिएट करना कि फिल्म क्या है, रियल लाइफ क्या है, एंड फिल्म में उसको ऑलमोस्ट जीना उस कैरेक्टर को, एंड ऐसे जीना जैसे उसने खुद नो सम ऑफ द थिंग्स दैट ही डज टू हिज सिस्टर आर वेरी डिस्टर्बिंग, यू नो, बट इट फील्स सो रियल, बट वो ऐसा है नहीं रियल लाइफ में। ब्यूटीफुल, मतलब आपका एक अलग स्ट्रगल था। अकीरो कुरोसावा ने कहा है कि बच्चों से एक्टिंग कराना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं तो बच्चों को लेता ही नहीं हूँ। बच्चों अरे बिल्कुल, मैं इससे पहले मिथ्या से पहले एक शॉर्ट फिल्म किया था मैंने, तो मैंने उसके एंड में अपने क्रू से बोला था, एंड सेम क्रू है मिथ्या में भी, तो उस क्रू से बोला था कि अब हो गया, बच्चों के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत ही पेशेंस चाहिए रहता है। फिल्म एज सच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, लेकिन उसके साथ बच्चों को ऐड कर दो तो बाप, मैं बोला नहीं करो बच्चों के साथ। एंड मिथ्या में वी हैड 4 किड्स, ओके, तो वो मेरे से बोल रहे थे यार तू तो बोल रहा था नहीं करेगा, लेकिन इसमें तो 4 बच्चे हैं। बट आई थिंक वो खूबी है बच्चों के साथ काम करने में कि they can give you something very magical, जैसे trained actors will give you what you tell them, correct? तो वो exactly वो देंगे या फिर एक notch higher देंगे, but बच्चे can give you something that you do not expect। and filmmaking, I think for me those moments of filmmaking, जब वो जाके कुछ और ही कर देते ना, आपने कुछ लिखा है बट वो जाके उसको अपनी तरह से, बिकॉज उनको पता नहीं कि क्या एक्सपेक्टेड है एग्जैक्टली, वो ट्रेंड नहीं है, दैट एग्जैक्टली इज देयर खूबी कि वो आके ऐसा कुछ कर देते हैं ना, इतना मैजिक हो जाता है स्क्रीन में। ऐसे 2-3 सीन है, मैं शायद बाद में बात करूं, जब मैंने जाके एकदम मतलब पकड़ लिया था बच्चों को कि यार मतलब क्या गजब कर दिया तुम लोगों ने। नहीं, बहुत ही वंदना के बारे में भी आप कुछ बताइए, आपने आतिश के बारे में बताया। मैं वही कहना चाह रही थी कि आतिश शेट्टी से तो और भी छोटी बच्ची है, पर वंदना से कमाल का काम करवाया है। शायद स्पॉइलर हो यहाँ पे, बट वंदना एक लड़का है, ओके, एंड वो आतिश का भाई है, छोटा भाई है, ओके। तो क्या हुआ, वंदना के कैरेक्टर के लिए हम लोग ऑडिशन कर रहे थे, 20-30 बच्चों को ऑडिशन किया हम लोगों ने, एंड हर कोई क्या होता, मतलब ऑडिशन में जनरली जब आते थे, एक तो मतलब ऐसे हंसते खेलते वाला कुछ करने बोलता मैं, वो तो कर लेते थे, फिर मैं बोलता कि यार अब समझ लो ये तेरा भाई है, ये तेरे को थोड़ा सा धक्का देगा या हल्का सा कुछ मारेगा एंड तेरे को रोना है। तो बिकॉज ये दोनों जानते नहीं एक दूसरे को, वो ऑडिशन में आते थे, आतिश रहता था वहाँ पे, तो आतिश अगर धक्का
देता या हल्का सा मारता तो सच में रो देती थी, एंड फिर माँ को बोल के निकल जाते थे, अगले दिन आते नहीं थे वो। तो 20-30 बच्चों को ऑडिशन किया हम लोगों ने, कोई आने को तैयार नहीं है, एंड इतना कैमरा कॉन्शियस, एंड सब आके उसके माँ बाप उनको सिखा के आते थे कि एक्टिंग अगर ऐसा बोले, सर ऐसा बोले तो ऐसा करो, मतलब खुश हो तो एकदम खुश, नाराज हो तो मतलब ऐसे बैठो कि यार दुनिया को पता चले तुम नाराज हो, एंड वो तो चाहिए नहीं था हम लोग को। तो ऐसे में एक दिन क्या हुआ, अतीश की माँ आई ऑडिशन के लिए, रोज आता था अतीश ऑफिस, तो उसकी माँ जब आई वो अविश को लेके, अतीश का छोटा भाई, वो 3.5 years का होगा वो तब, ठीक है, उसको लेके आई वो, एंड ये बीच में मैं देख रहा था ये दोनों बच्चे जो खेल रहे हैं वहाँ पे, एंड आई सॉ देम प्ले, आई सॉ देम फाइट, मेरे को लगा यार ये तो एग्जैक्टली वही है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो मैंने उसके माँ से बोला कैन आई ऑडिशनिंग, वो बोली ट्राई कर लो आप, ये बहुत शैतान है, सुनता नहीं है। मैंने बोला वो ठीक है, तो मैंने उसको आके, वो बैठा मेरे साथ, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा होगा, तेरा भाई तेरे को धक्का मारेगा, तू रो के चली जाना बस खाली। बोला हाँ मैं कर लूंगा। तो अतीश ने धक्का मारा, वो आके उल्टा एक अतीश को मार के फिर रो के चला गया वो। मैं बोला यार ये तो इतनी खूबसूरत मोमेंट थी वो। तो उसके बाद में क्या किया, तो वन आई टोल्ड हिज मदर कि यार आप इसके बाल मत काटो, हम लोग इसको लड़की बना रहे हैं, एंड वो बोली यार आप श्योर हो क्या, ये बहुत ही शैतान है, आपसे शायद नहीं हो पाएगा। मैं बोला वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बाल मत काटो इसके। एंड इसको 2-3 दिन बुलाया हम लोगों ने, एंड हर बार कुछ भी देता मैं कि समझ लो तेरा भाई तेरे को स्केल से मारेगा, तू रोते हुए जा। तो वो फिर से इसको वापस भाई को 2 मार के चला जाता था वो। तो फिर मैं वापस जाके स्क्रिप्ट में जहाँ था ना कि मिथ्या वंदना को कुछ हार्म करता है, कुछ मारता है, एंड वंदना रोते हुए जाती है, तो मैं जाके हर वो पॉइंट में चेंज किया, सेइंग मिथ्या वंदना को मारता है, वंदना उल्टा मिथ्या को मार के रोते हुए जाती है। तो वो चेंज में किया बिकॉज वो मैं समझ गया कि ये बच्चा वो करेगा ही करेगा, बिल्कुल मैं कुछ भी बोलूँ इसको कि भाई मारेगा तू रोते हुए जा, वो नहीं करने वाला, वो वापस भाई को, बिकॉज वो उसका भाई है, वो वापस उसको एक मार के ही जाता था। सो देन आई इनकॉर्पोरेटेड दैट इनटू द फिल्म, एंड मेरे लिए बोथ विद अतीश एंड अविश ये प्रोसेस रहा है कि फॉर मी इट वाज मोर अबाउट देम बीइंग कंफर्टेबल विद मी, वो मेरे को कंप्लीटली ट्रस्ट करे, ये मेरा था। सो हम लोग क्लाइमैक्स का शूटिंग, मेरे को पता नहीं कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी फिल्म देख चुके हैं, मैं ये बता सकता हूँ नहीं बता सकता हूँ, आई डोंट नो बिकॉज इट्स द क्लाइमैक्स, बट वो क्लाइमैक्स का सीन आई वाज अ लिटिल वरीड कि इसको शूट कैसे करें हम लोग। ओके, एंड तो वो लास्ट के लिए छोड़ा था हम लोग ने, एकदम लास्ट के लिए। एंड अविश को बताया नहीं था कि उसको ऑफ कोर्स फिल्म का आइडिया ही नहीं, उसको स्टोरी नहीं, वो खाली आधा था, एंड वो मेरा ही वाज एक्सट्रीमली क्लोज टू मी, मतलब इतना वो मेरे से बॉन्डिंग हुई थी उसकी कि मैं कुछ भी बोलता तो कर देता था वो। मेरे एडीज तो परेशान हो गए थे, बाकी के डायरेक्शन टीम, कैमरा टीम, हर कोई परेशान था, लेकिन वो मेरी बात मानता था, कुछ भी मैं बोलूँ तो कर लेता था वो। तो हम लोग कराते थे उससे जो भी। तो क्लाइमैक्स का जब शूट हुआ, हम लोग उतरे वहाँ पे नदी पे, तो इसको लगा तैरना है यहाँ पे, एंड एकदम मस्ती हो गया एंड ऑल दैट, एंड कोई कुछ बोला नहीं था इसको। तो पहला टेक हुआ, एंड ऑफ कोर्स हम लोग बहुत प्रिकॉशन सब लिए थे। पहला टेक हुआ, उसको तब जाके समझ में आया कि ये सीन क्या है। तो माँ थोड़ी ऊपर ब्रिज के ऊपर कहीं पे खड़ी थी, बोला ये लोग पागल है, मेरे को ले जाओ यहाँ से, ये लोग मेरे को मार डालेंगे, अब ले जाओ मेरे को, हर कोई पागल है, मेरा भाई भी पागल है, एंड उसको 2 मारा उसने भाई को, ठीक है। तो वो गया, हम लोग फिर मॉनिटर में देखे, हम लोग को लगा यार एक और टेक लेना है हम लोगों को। तो हर कोई गए वहाँ पे, मेरे एडीज गए, उसके माँ बोली जाओ एक और टेक लेना, वो बोला। फिर मैं गया, मैं बोला अविश आएगा, बोला खाली आप मेरे को ले जाओ तो आऊँगा मैं पानी में, ठीक है। तो मैं उसको उठा के पानी में धीरे से चल के आया। ऐसे 7 टेक किया हम लोगों ने, आशीष जी 7 टेक, 7 बार वो आया, ये जानते हुए कि उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे पानी में, ठीक है। सो मेरा दिल तो एकदम टूट ही गया उसमें। 7th टाइम आई कुडंट आस्क हिम, सेइंग यार बच्चे एक बार और आ जाना। मैं जाके उसके माँ से इतना सॉरी बोला हूँ कि मैं क्या करा रहा हूँ, एंड ऑफ डे फिल्म मेकिंग इज पैशन फॉर मी, बट मैं एक बच्चे से क्या क्या करा रहा हूँ मैं। तो लिटरली टूट गया मेरा दिल वहाँ पे 7वीं बार जब मैं गया। मैं उसके बाद मैं अपने कैमरामैन उदित से बोला यार जो है वो है, मैं तो और नहीं जाऊँगा, बिकॉज इट्स सच अ क्रूएल थिंग टू डू। बट द ब्यूटी ऑफ दैट रिलेशनशिप इज, वो बच्चा हर बार आया ये जानते हुए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज ही ट्रस्टेड मी, एंड फॉर मी आई वैल्यू दैट रिलेशनशिप मोर देन एनीथिंग एल्स। तो आई थिंक बच्चों के साथ ये था कि इट इज़ वेरी वेरी गिविंग, but it asks for a lot of patience, and maybe because I'm a father of 2 kids, thankfully I had that patience. अब दोबारा करूँगा नहीं, पर I really doubt मैं बच्चों के साथ काम करूँगा अभी, because it definitely is a big task. So throughout the film, it has been an emotional journey for you as well. You have done a wonderful work with children, really. बहुत अच्छी कमेंट्स आ रही है आपकी हिंदी पर,
प्रमोद कुंभरवाल ने लिखा है, आप अपने विचार हिंदी भाषा में धारा प्रवाह व्यक्त कर रहे हैं, कृपया बाप रे। अपने बारे में बताएं, क्या आप मूलतः कन्नड़ भाषी हैं या हिंदी भाषी हैं? आपने मूवी कन्नड़ में ही क्यों बनाई? क्या इसे हिंदी में डब करके लाने की योजना है? अरे एक तो बहुत धन्यवाद, बिकॉज पहले जब आप सब इतनी मतलब इतनी सरलता से बोल रहे हिंदी, मैं तो हिंदी फिल्में देख के सीखा है मैंने। वाह। तो एक तो मेरी हिंदी ठीक ठाक लगी, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत अच्छी है। एंड कन्नड़ में क्यों बनाई, बिकॉज मैं यहाँ से हूँ, एंड मैं जिन जिन जगहों में जाता था पहले, जैसे कि वो रेल की पटरी हो या नदी हो, उन्हीं जगहों में शूट किया हम लोगों ने, बिकॉज इट वॉज माई वे ऑफ कैप्चरिंग माई एंड बॉटलिंग माई चाइल्डहुड फॉर एटर्निटी। तो इसीलिए यहाँ पे कन्नड़ में एक तो है बिकॉज मेरी मातृभाषा है, एंड सेकंड उडुपी मेरी लोकेलिटी में शूट हुई है फिल्म, तो इसको किसी और भाषा में कहीं और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। I was about to ask about the location. जी जी विजय जी। एक और प्रश्न है, फिल्म का नाम मिथ्या ही क्यों रखा आपने? अच्छा वही एक तो मतलब सरल उत्तर है कि मिथुन का मिथ्या, उसको मिथ्या बुलाते हैं, बट मिथ्या जो शब्द है उसका भी एक जो मीनिंग है कि जो सच नहीं है, करेक्ट, जो सच शायद सच नहीं है वाला थिंग, द एंटायर एलिगेशन ऑफ उसके माना एक्चुअली क्या, बिकॉज शायद उस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है क्या, जो मिथ्या से पूछा जाता है या जो वास्तवता में पूछा गया हो किसी से भी, कि क्या असल में मिथ्या की माँ ने पॉइजन किया था पाप को, अपने हस्बैंड को, यानी वो उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। यू ओनली हैव पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो मारता था, ये वो बोलती थी, सो इट इज ऑल देयर। सो सच क्या है शायद किसी को नहीं पता है। सो आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो इट वर्क फॉर मी, बट दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। मेरे को बच्चे के नाम के ऊपर वो फिल्म का टाइटल नाम बच्चे का नाम के ऊपर ही होना था, बट देन मिथ्या, दिस एडेड लेयर ऑल्सो हेल्प, तो देन आई सेटल्ड फॉर मिथ्या। नहीं, that is very sensible actually, naming the film Mithya, because a child who's surrounded by so many half truths, half lies, unknown things, and quest for truth he is suffering from. और इस लाइफ लॉन्ग ना उसकी ऐसा नहीं है कि कुछ साल बाद उसको सच पता चलेगा, ये जो स्पेशली वो जो विषय उसका सच किसी को शायद ही पता चले लाइफ लॉन्ग, तो वो एक प्रश्न बन के ही रह जाएगा उसके दिमाग में। तो या आपने लोकेशंस की बात, जी डॉक्टर नेहा कुछ पूछना चाहती हैं? जी नेहा जी। असल में सीधे संवाद नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि समय भी जाया हो रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज ये है कि एक न्यूरियलिस्टिक अप्रोच भी है इस सिनेमा में, जैसा हम पाथेर पंचाली में देखते हैं कि कैमरा एक जगह है और वो सारी चीजों को कैप्चर कर रहा है। तो आपने अगेन ये जो अटेम्प्ट लिया है इस अप्रोच का कि कैमरे की उपस्थिति आप पता नहीं चलने देते हैं और घटनाएं जो है वो घट रही हैं और वो रिकॉर्ड हो रही हैं और दर्शकों तक पहुंच रही हैं, वैसा एहसास होता है। दूसरा जो किरदार है, आपने जैसा बताया कि आप केंद्र में रखे हैं उस मिथ्या के कैरेक्टर को, तो बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनकी उपस्थिति भी बहुत बार केवल ऑडियो से आती है। तो ये जो दो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, पहली तो खैर हमने देखी हैं कहीं कहीं, ये दूसरा जिस पर आपने बहुत तवज्जो के साथ काम किया है, इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी और जानकारी देंगे कि आप इस प्रोसेस से कैसे गुजरे और क्यों आपने ये अटेम्प्ट लिया है। सबसे पहले म्यूजिक का आना, जो शुरुआती शॉट है ट्रेन का, और उसके बाद जो डिफरेंट फ्रेम बनते हैं, तो ये जो सिनेमेटोग्राफी को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, अगर उस पर आप रोशनी डाल सकें तो बहुत अच्छा होगा तमाम हमारे ऑडियंस के लिए। ये डॉक्टर नेहा सवाल ये पूछ रही हैं कि जो आपका एक न्यू रियलिस्टिक अप्रोच है, जो कि काफी कुछ पथेर पांचाली जैसा लगता है, जिसमें कैमरा के जरिए हम फिल्म की कहानी को और किरदारों को देख रहे हैं, और जैसे जैसे फ्रेम्स आ रहे हैं, जैसे जैसे विजुअल्स आ रहे हैं, वैसे वैसे ऑडियंस भी जो है वो कहानी की नई नई परतें, नए नए लेयर्स जानती जा रही है। एक तो इस बात को लेकर वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये कितना डेलिब्रेट था और किस तरह से आपने इसको कंसीव किया, और दूसरा ये कह रही है कि कुछ कुछ फिल्में तो ये दिखता भी है, लेकिन आपने किरदारों को, जैसे मिथ्या को आपने सेंटर में किरदार को रखा है, और कई बार कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं जो कैमरे पे नहीं भी आते हैं, सिर्फ उनके आवाज़ें आती हैं, सिर्फ वॉइसेस उनके सुनाई देते हैं हमको, जिसके जरिए हम पूरे सीन को समझते हैं।
तो ये आपका कितना डिलिबरेट था और किस तरह से आपने इसको किया? और भी कुछ इसमें ऐड था डॉक्टर नेहा? नहीं, ये जी जी अच्छा, तो आई जी थिंक सर। आई आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैम। उदित खुराना हु इज द सिनेमाटोग्राफर ऑफ द फिल्म, वो मेरे साथ पहले भी 2 शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुका हूँ उसके साथ, तो एक अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों का। तो जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट एक बार पढ़ा साथ में, जब वंस आई रिटन इट, ऑफ कोर्स द मिथ्या वाज सपोज्ड टू बी द सेंट्रल कैरेक्टर, लेकिन फिल्म का विजुअल ग्रामर हम लोगों ने लॉक नहीं किया था, ठीक है। हमको पता था कि ये पूरी फिल्म एक लड़के की जर्नी है, ठीक है। तो जब उदित के साथ और मेरे साथ प्रोसेस ये जनरली होता है कि वो शूट स्क्रिप्ट लेवल पे हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंड वी डिस्कस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर। जनरली हम लोग एग्जैक्टली ऐसे शूट करेंगे ये डिस्कस नहीं करते जनरली, ओके। तो ये मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 months बिफोर शूट, तब से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड ऑल दैट। एंड देन मैं यहाँ पे फोटोज भेजता था उसको इस लोकेशन का, ठीक। तो इमेजिन दिस टू बी दैट पॉन्ड, इमेजिन दिस टू बी द रेलवे, तो वो एक विजुअल लेके आता था यहाँ पे। तो वो जनरली 2 महीने शूट के 2-3 महीने पहले आ जाता है मेरे यहाँ। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक फिल्म किया, उसमें भी वही प्रोसेस था कि वो 2-3 महीने पहले आ जाता है यहाँ पे, एंड देन वो रहता है हम लोग के साथ। भी गो टू द लोकेशन, एक्सप्लोर करते क्या है, तो एक्टर्स को भी बुलाते हैं, थोड़ा सा लेंसिंग देख लेते हैं वहाँ पे। तो वो तब उस प्रोसेस में वी काइंड ऑफ फिगर्ड को पहले 2-3 दिन जब हम लोग कैमरा लेके गए, आतिश को लेके गए उस लोकेशन में, थोड़ा सा वी लेट हिम कैमरा सब साइड में रख के वी आर जस्ट वाचिंग, वी टोल्ड आतिश यार ये सीन है। एट दैट पॉइंट ही हैड गॉटन कंफर्टेबल, थोड़ा सा हम लोग का रिदम क्या है, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिंग क्या है, वो आतिश थोड़ा बहुत समझ गया था। तो उससे करा रहे थे हम लोग सीन, एंड वो जैसे जैसे हो रहा था वी वर गोइंग एंड फाइन ट्यूनिंग इट। अच्छा मेरे को लगा हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो सकता है, तो वी आर चेंजिंग द स्टेजिंग। वो किचन में कहीं पे जा रहे हैं, वहाँ से अंदर आए। सो वो स्पेस के हिसाब से भी, जैसे हम लोगों ने एक घर फाइनल, हम लोग के पास 5 घर था जो हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया था, तो एक घर जब फाइनलाइज किया तो उसके हिसाब से चेंज होता गया। जो हम लोग का राइटिंग है वो भी चेंज होता गया बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस चेंज, तो एंटायर स्टेजिंग चेंज होना था। एंड जब हम लोग वंस वी सॉ देम परफॉर्म, तो उदित कैमरा लेके जब जाता था, देन ऑल्सो द स्क्रिप्ट केप्ट इवॉल्विंग। देन वी रियलाइज्ड यार ये पूरी सीन हम लोग को दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आतिश एक सीन है वहाँ पे जब मिथ्या एकदम फ्रस्ट्रेटेड है और वो गद्दा लेके मार रहा है अपने बिस्तर पे, ओके। एंड हम लोग उसको बहुत दूर से देखते हैं। हम लोग उसको, उसका कमरा है, उसके कमरे के दरवाजे के थ्रू बाहर वाले कमरे से हम लोग देख रहे हैं उस सीन को। एंड जब हम लोग वहां से देख रहे थे वो करते हुए, बहुत ही पावरफुल लगा कि यार एक बच्चे ने हम लोग को कट ऑफ कर दिया उसकी दुनिया से। हम लोग को एंट्री नहीं है, लेकिन हम लोग को समझ आ रहा है कि उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, उसका गुस्सा जो है मतलब बहुत बहुत विजिबल है। वो भले दूसरे रूम में हो, लेकिन हम तक आ रहा है उसका गुस्सा, ठीक है। तो देन दिस बिकेम द ग्रामर। हम लोग समझ गए कि यार मिथ्या बिकॉज वो पूरी दुनिया को मतलब कट ऑफ कर चुका है अपनी दुनिया से, तो ये अप्रोच रहेगा। जो भी हम लोग फॉलो कर उसके पीछे से करेंगे, उसके आगे से नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन हिज माइंड। तो उसको देखेंगे भी तो दरवाजे के पीछे से देखेंगे, खिड़की के पीछे से देखेंगे। सो देन दैट बिकेम द ग्रामर। जब हम लोग देख रहे थे उस दिन सेट पे कि यार ये एक्टर्स जब परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग दूर से बैठ के देख रहे थे, तो उसी में मजा आने लग गया हम लोग को। तो वैसे वो इवॉल्व होते गया फिल्म का प्रोसेस। तो वंस वी वर श्योर एंड वंस एक टेस्ट शूट कर लिया हम लोग, तब हम लोग को लगा यार ये तो पक्का हम लोग जो चाह रहे थे राइटिंग के फेस में, अगर ऐसे उसको शूटिंग वाला अप्रोच ये लेके जाए हम लोग, तो इट बिकम्स वेरी क्लियर। कहीं भी आपको एक मिथ्या एंट्री नहीं देता अपनी दुनिया में, वो आपको ऑलमोस्ट कट ऑफ करके दूर ही बिठा देता है आपको अपनी दुनिया से, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग आफ्टर। तो वो ग्रामर बन गया। सो दैट इज हाउ इट इवॉल्व्ड। ये रिहर्सल स्टेज में वो पकड़ के चले हम लोग उसके बाद। तो देन वी आल्सो स्टार्टेड गेटिंग वेरी कन्विंस विद दैट आइडिया कि यही अप्रोच लेते हैं। बहुत बार लॉट ऑफ दिस एक्टर का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मिथ्या शायद उनको देखता भी नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि आप कौन हो क्या हो, वो जो बोल रहा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो मतलब कहीं पे जाता है उसके जहन में। तो दैट इज ऑल दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम लोग मिथ्या पे रहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन उसके कानों में जाएगा वो ऑडियंस के कानों में जाएगा, बस दैट इज ऑल दैट वाज इंपॉर्टेंट। बस अ फेस फॉर दैट पर्सन वाज नॉट एज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिथ्यास पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं जनरली एज अ डायरेक्टर सोचूं तो शायद इट मेक सेंस टू शो हु दैट कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट, बट मिथ्या के पॉइंट, बिकॉज दिस फिल्म इज ओनली अबाउट मिथ्या, इट डिडंट मेक एनी सेंस, बिकॉज इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये बंदा कौन है, वो मेरा अंकल है, उनको क्या चाहिए, वो नहीं, ही जस्ट वांट्स टू बी अलोन। तो वो अप्रोच बन गया मैम, दैट इज हाउ इट बिकेम दैट थिंग। ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन मैं भूल गया, आई एम सॉरी।
दूसरा ये था कि कई बार कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मिथ्या जैसे सेंट्रल कैरेक्टर है, लेकिन और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी हमें सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, सिर्फ डायलॉग्स। तो आई थिंक आई आंसर दैट। उसका आंसर किसने दिया है deliberate फ्रॉम choice मिथ्या's की? पॉइंट ऑफ व्यू वो शायद इतना हाँ, इम्पोर्टेंट I नहीं got है, ओके जैसे कि वो अंकल्स हो या बिकॉज वो उनके साथ मिलना नहीं चाहता, उनके साथ समय बिताना नहीं चाहता है, तो देन दैट बिकॉज आई आल्सो डोंट वांट द ऑडियंस टू स्पेंड दैट मच टाइम ऑन दैट ऑन दोस कैरेक्टर्स। मैं तो द बहुत सेंट्रल अच्छी पॉइंट बात ऑफ आपने दिस फिल्म बताई। हैज टू बी अबाउट मिथ्या। हर चीज जो हम लोग फिल्म में करेंगे, साउंड लेवल हो, विजुअल लेवल हो, कहीं पे भी हो, जैसे मिथ्या बैठा हुआ है वहां पे, कोई फैन का आवाज सुनाई देगा एंड वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड, वो जोर से सुनाई देता है बिकॉज वो मिथ्या के दिमाग में उतना जोर से चल रहा है वो फैन की आवाज। तो अगेन एवरी लिटिल थिंग दैट वी डिड विजुअल वाइज एंड साउंड वाइज वाज विद द क्लियर ये कि दिस हैज टू से समथिंग अबाउट व्हाट मिथ्या इज गोइंग थ्रू और द क्वेश्चंस दैट इज कमिंग ऑन इन हिज हेड। तो वो अप्रोच था एंड आई थिंक बहुत इजी ही नुआंसेस ब्रिलियंट, में बहुत मैं ही समझती हूँ क्रिएटिव, कि हाँ फिल्म को थैंक यू। जो है वो बहुत अलग बना दिया I was है blessed with a बाकियों से। great team who were able to kind of add to it। जैसे उदित आया, उदित आके फिल्म बहुत बदल गई जैसे वो आया, जैसे मैंने फिल्म का टेक्सचर बोला, वी शूट इट, तो श्रेयांक आया, साउंड के हिसाब से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ट्राई की, तो द फिल्म केप्ट इवॉल्विंग। तो व्हाट आई जनरली डू इज, मैं बहुत इनसिक्योर फिल्म मेकर हूँ, मेरे को लगता है कि यार मेरे को कुछ आता नहीं है बिकॉज मैं फिल्म स्कूल गया नहीं हूँ, किसी को असिस्ट किया नहीं हूँ, किसी फिल्म सेट में गया नहीं हूँ, तो मैं अपने अपने आसपास सारे फिल्म स्टूडेंट्स को घेर लेता था। द सिनेमाटोग्राफर इज फ्रॉम सम फिल्म स्कूल, साउंड गाइज इज फ्रॉम FTII, तो मैं इन लोग के साथ कहीं पे कि मैं छिप जाऊं इन लोग के बीच में एंड फिल्म बन जाए। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ टीम आल्सो हु ब्रिंग इन दैट मच वैल्यू। वंडरफुल। आई एम वेरी श्योर कि फिल्म बनाते समय बहुत सारे शॉट्स, बहुत सारे टेक्स अनप्लान्ड रहे होंगे, इम्प्रॉम्प्चू हो गए होंगे। आई एम वेरी श्योर, जो कि जिस तरह की ये फिल्म है, हम देखते हैं कई शॉट्स, मुझे लगता है कि इसको पहले से कोई कैसे कंसीव कर सकता है, प्लान कर सकता है। तो वाज इट लाइक दैट, ऐसा था बच्चों के फिल्म खास तौर पे ऑलमोस्ट आई शॉट्स? थिंक आई वुड से 90-95% जो स्क्रिप्ट में है वही है, छोटी छोटी मूवमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल प्री क्लाइमैक्स एक सीन होता है जब वो बैठा है वहाँ पे अपनी नाखून काट रहा है एंड आंटी आती है, छोटी बच्ची को, वंदना को छोड़ के जाती है, बोले हम लोग को अस्पताल जाना है, अपने बहन को देखना तुम थोड़ी देर, ओके। एंड ये वंदना जाके बैठती है उसके लैब पे एंड इसके हाथ में नेल कटर है, ओके, विच ऑलरेडी यू आर थिंकिंग ऑफ सर्टन थिंग्स। तो इस सीन में था, जो स्क्रिप्ट में था कि ये पूछेगा वंदना से कि तेरे को कौन सी माँ ज्यादा पसंद है, अपनी माँ, मुंबई वाली माँ, या ये माँ, एंड वंदना कैजुअली बोल देती है ये माँ, ओके। एंड देन वंदना पूछती है मिथ्या से तेरे को कौन सी माँ पसंद है, ओके। एंड ये कुछ बोलता नहीं है, ये था सीन, ओके। सो दिस वाज द सीन। तो इसमें आया अभी वंदना की कैरेक्टर आती है, तो शी आस्क्स मिथ्या सिंह तेरे को कौन सी माँ पसंद है, तो मिथ्या कुछ बोलता नहीं है, स्क्रिप्ट यहाँ पे खत्म होता है, बट वंदना गोस ऑन सेइंग बोलना तेरे को कौन सी माँ पसंद। सो वो उंगली करता है ना, दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्स एंड दैट मोमेंट वाज सो ब्यूटीफुल बिकॉज वो स्क्रिप्टेड था नहीं। स्क्रिप्ट में था कि वो एक बार पूछता है कि तेरे को कौन सी माँ पसंद है एंड मिथ्या कुछ बोलता नहीं है एंड देन वी स्टे ऑन मिथ्या एंड कट, ओके, वो था। लेकिन ये जब दोबारा पूछा कि हाँ बोलना, एंड दैट बोलना वो जो फोर्स करता है अपने भाई को थिंक करने में कि यार तूने बोल दिया कि यार तेरे को ये माँ पसंद है बिकॉज वो तेरी माँ है, मेरी माँ है। सो ऑल दैट थिंग, दैट लिटिल थिंग दैट द किड डिड व्हिच वी डिड नॉट टेल हिम टू डू, आई थिंक दैट ब्रॉट आउट द मैजिक इन दैट सीन। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हुई है, बट अदरवाइज आई वुड से 90-95% ऑफ द फिल्म इज स्क्रिप्टेड, मतलब जो है वी वर एबल टू लकी इनफ टू गेट व्हाट वी हैड रिटन। बहुत अच्छा। आपने प्री क्लाइमैक्स की बात की, तो मुझे क्लाइमैक्स की भी बात करनी चाहिए कि आपने बहुत एक ओपन और एक रियलिस्टिक क्लाइमैक्स एंड रखा है इस फिल्म का। तो ये आपने किस ऐसे कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, बल्कि हमें भी एक आपने ऑडियंस को महसूस कराया कि हीलिंग जो होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और उसका कम से कम एक स्टेज पे ये पहुंचा, एक स्टेज को शायद उसने क्रॉस किया जो कि सबसे मुश्किल स्टेज होता है। तो आपने इस तरह का एंड मतलब क्यों चुना, क्या यही क्या सोच के जो चुना? राइट, जो मैंने वो रिसर्च पेपर के बारे में बोला ना तभी आशीष जी, कि मैं पढ़ रहा था वो रिसर्च पेपर एंड दोस रिसर्च पेपर्स वेर इंटरव्यूज ऑफ गाइज हु आर इन देयर 50-60s नाउ, जो जुवेनाइल रह चुके हैं, वो 30-40 साल पहले वाली बात है, एंड वो
उस किस्से के बारे में बोल रहे हैं, एंड अब जाके जब वो 60 साल के हैं, 70 साल, अभी भी कहीं पे वो दे हैव दैट रिग्रेट. ओके, एंड स्पेसिफिकली आई रेड 2 papers ऑन orphan kids who went to juvenile home, and most of the time unka orphan kids because the parents committed suicide. I went for a very specific case study. Okay, तो ये वाली फीलिंग जब आपको लगता है आपके माँ बाप ने आपको मतलब मरने छोड़ दिया है कहीं पे, ठीक है, वो लोग तो निकल गए लेकिन दे हैव लेट यू रॉट इन दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ, वो रिग्रेट आप कैरी करते हो जब आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50, तब भी आपके मन में वो एक रिग्रेट, एक what is a Hindi word for that? I don't get it, but that पछतावा नहीं, but एक slight hatred towards your parents है because you think they have let you down, कि आपको मतलब they did not think of you, they have brought you to this world, but they have taken the easy road. ठीक है, तो वो जब मैं पढ़ा यार मेरे को लगा ये जब ये जो किस्सा हुआ है जब वो 15 साल के हो, 10 साल के हो, बट अब जाके वो 50, 60, 70 साल के हैं, अभी भी they have not come to terms with it. तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार एंग्स्ट टाइप, मतलब आक्रोश, एक एंग्स्ट है, एक गुस्सा है, एक मतलब दे हैव मेड पीस विद इट, लेकिन अंदर में एक गुस्सा है कि अब जाके आपके माँ बाप अगर आके आपके सामने आए तो वो पूछेंगे भले कि यार ये आप कैसे कर सकते थे हम लोग के साथ, यू नो, हाउ डिड यू डिसाइड कि आप सुसाइड कर लोगे और हम लोग को यहाँ पे छोड़ के जाओगे, कि ये गलत है. वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग सब में था वो केस स्टडी में. दैट इज व्हेन आई रियलाइज यार कि हीलिंग इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये फेस आते रहेगा, जाते रहेगा, वेयर यू आर एट पीस एंड देन अगेन एक दिन सडनली मे बी यू फील लाइक यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो सकता है मेरे साथ, एंड ऑल दैट. सो दैट आई वाज वेरी क्लियर कि द फिल्म डेफिनेटली कैन नॉट हैव हैप्पी एंडिंग. द फिल्म, द हैप्पीएस्ट एंडिंग दैट द फिल्म कैन हैव इज अ बिगिनिंग ऑफ ग्रीफ, बिगिनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीफ, कि that is a great thing. A lot of times I think you don't know how to process grief, you don't know what is grief also, especially with kids. How do they express, how do they tell somebody कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, जब खुद मेरे को पता नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ. तो I thought कि फिल्म the happiest ending that the film can have is that कि acceptance of grief, कि यार accept कर लो कि प्रॉब्लम है, कि ऐसा नहीं कि वो वंदना के साथ खुश रहेगा अभी इसके बाद, वो शायद फिर से स्टार्ट होगा, but at that moment that acceptance that she is my sister, that acceptance of a human being inside me, that has come at that point in time. So I thought that was a great happy ending for that point in time. Mithya's life I really doubt is going to be happily ever after, because वो बहुत कम हुआ है जितना मैंने देखा है. So I was speaking to psychiatrist, यहाँ पे भी मैं जाके उनसे बात कर रहा था कि ऐसा है, तो बोले नहीं बिल्कुल सही, because वो healing होता ही नहीं है. Healing is a very long process and life long, मतलब एक जिंदगी निकल जाती है and healing होती नहीं है पूरी. तो वो था, I think that is, I was very sure. एंड इफ से मिथ्या अगर वो 18 साल का होता तो वो शायद वापस नहीं जाता, वो या 19 साल का होता शायद वापस नहीं जाता वो. लेकिन बिकॉज ये वो उसकी ये उम्र है जहाँ पे उसकी वो बचपन की या जो बच्चों वाली वो मासूमियत है, जो सच्चापन है, जो भी है वो जिंदा है उसमें, उस उम्र में. तो आई हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर किड्स जनरली, किड्स ऑफ दैट एज. So I would want, so that was my wishful thinking also, that Mithya goes back because my kids are that age and all that. No, अगर Mithya 4 साल 5 साल बड़ा होता तो शायद वो वापस नहीं जाता, because he is corrupted by the ways of the world and all that. So I think for me that was the only way the film could end. So the end of the film is the first thing that I had cracked. I had to work backwards. अगर उसका catharsis ये होना है, end में जाके उसको मतलब he has to go to this extent of violence, this extent of anger, this extent of ruthlessness, cruelty, तो वो gradually बड़ा होना है. And then it has to kind of, there has to be a moment of catharsis जब उसको लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कि नो मैं तो ये हूँ नहीं और whatever, no. And this entire thing of जो patriarchy है, जो violence घर में होता है, how it seeps into kids. हम लोग को सिखाना नहीं होता बच्चों को कि यार ये, वो सीख जाते हैं हम लोगों से, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो वो सीख जाते हैं हम लोगों से. सो दैट ऑल्सो आई वाज ट्राइंग टू गो आफ्टर विद दिस एंटायर, उसका अंकल के साथ जो भी ट्रैक होता है, उसके पापा मम्मी को मारने वाला ट्रैक जो होता है एंड ऑल दैट, नो. सो आई मीन, सो आई वाज गोइंग आफ्टर मेनी थिंग्स एंड फॉर मी द एंडिंग वाज वेयर ही हैज टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या मेरी असली ये क्या है. सो या the ending is about the overcoming of Mithya's overcoming of the most difficult and first stage of his grief and struggle. Correct. It's the acceptance of grief, I would say, rather than overcome also. Yeah. It is the acceptance of ये है, this I have to live with this kind of acceptance, no. I think that's what I'm saying, the first stage of his yes the difficult phase of his grief. आपने जो रिसर्च की बात की कि
कभी भी ग्रीफ असल में समाप्त नहीं होता, अंदर गुस्सा रहता ही है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अलग बात है। ये बात मैंने कहीं पढ़ी भी कि जो ग्रीफ होता है, जो पेन होता है, जो ट्रॉमा होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता, वो बॉडी में रह जाता है। भले आप कॉन्शियसली उसको मान ले कि हाँ ठीक हो गया, हम आगे निकल गए हैं, वी हैव ग्रोन अप, लेकिन मैं बॉडी उसको बोलती है। मैं अभी 40 प्लस हूँ, आई एम 43। मेरे पापा को गुजरे 10 साल हो गए कल, एंड अभी भी मेरे को कभी पता नहीं चलता, आंसू टपक जाते हैं ना। तो अगर इफ अ 45 year old like me still can't make peace with the fact that my father is no more, तो ये बच्चे कैसे, how do they even come to that? It's a very long journey, I think. आशीष जी, मैं एक और पर्सपेक्टिव इसमें जोड़ना चाहूंगी कि मिथ्या की कहानी जो है वो सबकी कहानी नहीं है। मतलब जिस तरह से उसके माता पिता ने छोड़ा है, और मैं इतनी हिंदी पहली बार बोला हूँ, इतना नॉन स्टॉप। नहीं, बहुत ही अच्छा आपने बोला है। डॉक्टर नेहा भी कुछ ऐड कर रही है इसी में। जी जी, तो जी, ये हर बच्चे के जीवन में शायद इतना ट्रॉमा ना हो, लेकिन एक कहानी जो कॉमन है और जो शायद दर्शक से इसी वजह से कनेक्ट हो जाते हैं, वो ये है कि जो अंत में एक बुराई पर, उसके अंदर की जो बुराई है उस पर अच्छाई की जो जीत होती है। तो मुझे लगता है कि हम सब बचपन में इससे गुजरे हुए हैं कि कभी बगल वाले की इरेजर बहुत सुंदर रही हो और हमारा मन किया हो कि हाय हम चुरा लें, शायद हम में से किसी ने हाथ भी साफ किया हो, लेकिन बाद में महसूस किया हो कि वो जिस हिसाब से रो रहा है या हमें जिस हिसाब से गिल्ट हो रहा है उस गलत काम का, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे प्रोसेस से हमारा बनना होता है ना, वो शायद इस फिल्म में निकल कर आया है अंत में, और इसी वजह से हम कनेक्ट कर पाते हैं इस पूरे सिनेमा से। और उसका ट्रॉमा तो बहुत बड़ा है, उसके पास सारा स्कोप है खराब हो जाने का, बर्बाद हो जाने का, वायलेंट हो जाने का, लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है वो एक जीत की तरफ बढ़ता है, अच्छाई की तरफ बढ़ता है, एक मॉरल विक्ट्री जो है वो हमें दिखलाई पड़ती है। और हम भी शांति की सांस लेते हैं उस बच्चे की जो जर्नी हम ट्रेन से देख रहे थे और उसकी पूरी एगनी देख रहे थे, तो हमें भी सुकून मिलता है कि आखिर मानवता की जीत हुई है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि फिल्म इसको बहुत बड़ा बना देती है। डॉक्टर नेहा जस्ट डिस्कस अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। वो कह रही हैं कि मिथ्या की कहानी वो हर एक आम बच्चे की कहानी नहीं है, वो एक अलग बच्चा है, उसके साथ अलग घटनाएं हुई हैं, उसका जीवन अलग तरह का रहा है, लेकिन जो उसकी कहानी आपने दिखाई है वो एक आम दर्शक के लिए, वो बच्चा हो या बड़ा हो, इसलिए बहुत रिलेटेबल हो जाती है, क्योंकि आखिरी में आपने जो दिखाया है वो एक पॉजिटिव नोट पे फिल्म छोड़ती है, जिसमें कहीं ना कहीं वो अपने अंदर के इविल को ओवरकम करता है या उस पर एक जीत हासिल करता है, नंबर 1। नंबर 2, और हम एक किसी भी आम दर्शक के लिए इसलिए रिलेटेबल हो जाती है क्योंकि हम सब ने अपनी जिंदगी में अपने बचपन में कभी ना कभी कोई ना कोई इविल थॉट आते रहे हैं, या हमने कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीजें चोरी, बच्चों के अपने दोस्तों की स्कूल बैग में से कुछ चुरा लिया, या कोई पेंसिल किसी के ले ली, कोई शार्पनर ले लिया, कुछ भी कर लिया, इस तरह का कुछ छोटी छोटी चीजें आती रही हैं, और उसके लिए हमको कभी गिल्ट भी होता रहा है, कभी कुछ होता रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हम सबके लिए रिलेटेबल होता है कि जो हमने कुछ एक्ट्स या एक्टिविटीज की हुई है अपनी लाइफ में, लेकिन लास्ट में ऑडियंस को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है ये देख के कि उस बच्चे ने, जैसा कि मैंने कहा था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रगल क्रॉस कर लिया है और एक पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ वो मूव अप करेगा। तो ये दर्शकों के लिए बड़ा रिलीविंग हो जाता है, क्योंकि उसने एक पॉजिटिव को दिया, अपने अंदर के इविल को एक तरह से उसने क्रश किया है और उस पर जीत हासिल की है। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने एस्पेक्ट इस फिल्म का, स्क्रीन प्ले का, पूरी फिल्म का निकाला है, जो एक पॉजिटिविटी देता है सारे ऑडियंस को। आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? राइट, तो मैंने लिखते टाइम ये लिख दिया, ठीक है, मेरे को अंदाजा भी नहीं था कि लोग इसको इतना पर्सनली कनेक्ट करेंगे, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड टू डिफरेंट सिटीज अक्रॉस इंडिया विद दिस फिल्म, ठीक है, चेन्नई से लेके ऑल द वे टिल असम, एंड हर जगह ऑडियंस में देयर वुड बी एटलीस्ट वन पर्सन हु वुड कम टू मी एट द एंड ऑफ द फिल्म रोते हुए, बोलते कि यार ये तो मेरी कहानी है। ओके, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक बंदे को मैं देखता था फिल्म के बाद में कहीं कोने में बैठ के रो रहा है, एंड देयर विल बी एन एल्डरली वुमन वॉक एंड सेइंग वो मेरा बेटा है, ये उसकी कहानी है, एंड दे वुड गो, एंड देन आई सडनली सरप्राइज सेइंग यार ये तो मतलब दिस इज वेरी पर्सनल टू अ लॉट ऑफ पीपल। मैं सोचा ये मेरे लिए पर्सनल है, बिकॉज मेरी कजिन थी, उसकी एक लड़की थी 6 साल की, एंड शी वॉज प्रेगनेंट,
एंड एक रात को उठ के देखती है उसकी 6 साल की बच्ची एक चाकू लेके खड़ी है, ओके, सेइंग मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, मैं मार दूंगी। एंड सडनली मैं वो मेरे मतलब आज भी रोंगटे खड़े हो जाते मेरे कि यार मतलब ये वायलेंस आता कहाँ से एंड ऑल दैट। तो आई थॉट हाँ ये मैंने एक पर्सनल अपने जिंदगी से लेके कहानी को फिल्म की तरह बनाया है। लेकिन देन व्हेन आई रियलाइज मैं हर जगह जाता हूँ तो देयर समबडी और द अदर हु इज कनेक्टिंग टू द फिल्म ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। तो लाइक मैम सेड, आई थिंक जो कहानी है उस मिथ्या का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी है। मतलब इतना कुछ गलत हुआ इसके लाइफ में, शायद मेरे लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए भी ये पर्सनल है ये कहानी, बिकॉज आई ऑल्सो हैव गॉन थ्रू दिस इमोशंस विद माई सिबलिंग, with my father, maybe with my something, you know, with my friend and all that. तो कहीं पे I think because of the performances of Atish कि इतना relatable बन जाता है वो, at some point he manages to transcend that character and live that character, no? I think it has, so I was also pleasantly surprised कि लोग इसको इतना personally connect कर पाएंगे इस कहानी को, because मैं सोचा था यार मैं I thought this is very personal to me, but end of day I've realized, like ma'am said or like you said, that I think this is everybody's story on some level. Maybe उसका on a scale of 0 to 10 उसका severity अलग हो, but everybody has a story which is very relatable to what Mithya is going through. वो एक बचपन में जो भी आपका sibling rivalry हो या आपके parents का the maternal the family discord हो, जो भी हो ना, it connects somewhere. जैसे I hope I'm not talking too much, लेकिन मुंबई में एक स्क्रीनिंग के बाद, स्क्रीन से पहले एक लड़का मेरे से बात करता है 20-25 साल का शायद, तो बोला फिल्म के बाद मैं आपसे मिलूंगा, एंड वो भी ही इज एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर। तो वो फिल्म के बाद मिला नहीं, बहुत लोग मेरे से बात करके निकल गए, मैं भी भूल गया था। अगले दिन वो आया मेरे पास, ओके, एंड मैं आपको हक कर सकता हूँ, मैं झप्पी दे सकता हूँ क्या? मैं बोला या बिल्कुल। तो मेरे को हक किया ऐसे 10-20 सेकेंड, ही केप्ट हगिंग मी, एंड देन वो बैठा, बोला, मैं बोला कल आप दिखे नहीं? बोला हाँ सर मेरी गर्लफ्रेंड थी मेरे साथ फिल्म देखते हुए, एंड वो निकल गई फिल्म देख के, मतलब मेरे से बात भी नहीं की, वो सीधा निकल गई घर। एंड ये दोनों मतलब 3-4 साल से एक साथ है दोनों, ओके। एंड वो बोलता है कि रात के 12-1 बजे मेरे को एकदम व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं विच आर वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ उसकी गर्लफ्रेंड लेटी हुई बेड पे, एंड शी इज रिकॉर्डिंग द फैन, ओके, खाली फैन का रिकॉर्डिंग है रोज का, एंड ही इज गेटिंग इट। एंड फिर इसको वो बोली कि माई ब्रदर हैड कमिटेड सुसाइड हैंगिंग बाय द फैन, एंड शी इज नॉट एबल टू ओवरकम दैट ट्रॉमा, एंड वो किसी से बोल नहीं पा रही थी, एंड इस फिल्म के थ्रू उसको एक क्लोजर मिला। एंड दैट वो इतनी बड़ी चीज थी मेरे लिए, बिकॉज मेरे को अंदाजा भी नहीं कि एक मतलब वेरी स्पेसिफिक, उडुपी में भी एक जगह में बनी हुई फिल्म, कन्नड़ा की फिल्म, कहीं जाके मुंबई में किसी को एक क्लोजर दे सकता है अगर, दैट्स द पावर ऑफ सिनेमा ऑल्सो। एंड ये दोनों मतलब उसके बॉयफ्रेंड जो उसके साथ 3-4 साल रहा है, उसको भी पता नहीं कि शी इज गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा, तो इतनी बड़ी बात। एंड दैट इज द डे आई रियलाइज व्हाट फिल्म्स कैन डू, एंड आई मीन आई स्टिल दिस डे आई एम वेरी मूव्ड बाय दैट इंसिडेंट। ये नहीं कि मिथ्या डिड दैट और आई डिड अ ग्रेट थिंग, बट द फैक्ट दैट अ फिल्म कैन गिव समबडी क्लोजर ना, इतनी बड़ी बात है वो। बहुत बड़ी बात है। जब आप ऑनेस्टली कोई चीज क्रिएट करते हैं तो यू कांट इवन इमेजिन कि कितने सारे लोगों के लिए वो रिलेटेबल हो जाता है और कितने सारे लोगों के लिए वो एक रिलीफ का काम करता है। आई थिंक वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं शॉर्ट में एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ कि चूंकि आपकी फिल्म को 3 अवार्ड्स मिले हैं। मैम आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। आपने जो अभी बताया कि बच्चा जो है चाकू लेके खड़ा होता है क्योंकि उसको दूसरा भाई बहन नहीं चाहिए, तो उससे मुझे नहीं याद आया, पहली बार याद कर रही हूँ शायद, कि मेरे हम लोग कई भाई बहन हैं, तो एक बहन जब पैदा हुई तो उससे बड़े वाले भाई ने उसको खींच के बिस्तर से हटा दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। हालांकि बाद में उनका रिश्ता अच्छा हो गया। हाँ वही तो वो बाद में हो जाता है, लेकिन अगर समझ लो द क्वेश्चन वाज, अगर वो बड़े होने का मौका ही नहीं मिले बच्चों को, विद द पेरेंट्स, जब बड़े हो जाते हैं तो रिश्ते ठीक हो जाते हैं, अगर बड़े होने का मौका ही नहीं मिले। उससे 1.5 साल बड़ा था, 1.5 साल के बच्चे ने नए जन्मे बच्चे को खींच के बिस्तर से निकाल दिया, मुझको नहीं चाहिए। वो घर की कहानी है आई थिंक। फिर जी तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, आई एम पर्सनली शेयरिंग दैट, मुझे याद आ गई वो फिल्म जो अविनाश अरुण की 3 of Us है, किला, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा उसमें है ना, किला तो हाँ नहीं, और 3 of Us जो अविनाश अरुण ने बनाई थी, 3 of Us, यस है ना, उसमें मुझे वो चाइल्डहुड ड्रामा जो इसका है शेफाली शाह का, मुझे अचानक उसकी याद आ गई।
So before coming to last question, I am asking one mini question कि जो casting इस फिल्म की आपने की है, स्पेशली जो कि इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए रूपा वरकड़े और प्रकाश तुमिनाथ, इन लोगों के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कास्टिंग इस फिल्म की किसने की और कैसे की, अगर शॉर्ट में बता सके तो। हाँ, कास्टिंग मतलब ये बहुत ही छोटी क्रू है, तो मैंने ही की कास्टिंग, मैं और मेरे एडी मिलके वी जस्ट एंड दोनों प्रकाश तुमिनाड हो या रूपा मैम हो, दोनों दिग्गज है यहाँ के, ओके, एंड यहाँ के थिएटर सीन के, नॉट कन्नड़ा बट तुलु। मैं जहाँ से आता हूँ उड़पी मैंगलोर, यहाँ पे तुलु भाषा बोलते हैं हम लोग, कन्नड़ा भी कंतारा वाली या। तो दोनों थिएटर रंगमंच में दिग्गज है दोनों, ओके, सो दे हैव डन ग्रेट थिंग्स। तो उनको ऑल्सो इट टुक सम टाइम फॉर देम टू गेट यूज्ड टू द रिदम ऑफ द फिल्म, एंड उनको भी आई थिंक आके वो 3-4 दिन जो हम लोग रिहर्स करे, तब जाके उनको पता चला कि यार हम लोग को कुछ अलग करना है यहाँ पे। एंड इतने गजब एक्टर्स है, तो मेरे को बहुत ही एक शिकायत हमेशा रही है वन ऑफ हाउ वी यूज, इवन हिंदी फिल्मों में हो या जहाँ भी हो, कि स्पेशली फॉर द सपोर्टिंग कास्ट हम लोग उतना, मतलब अभी तो हिंदी फिल्में में स्पेशली वेब सीरीज आने के बाद वो बदल रही है, लेकिन अदरवाइज हम लोग ज़्यादा किसी फिल्म में कोई किसी ने एक पुलिस रोल किया तो उसको बाकी के नेक्स्ट 20 फिल्म में वो पुलिस ही बनता है, या फिर एक नर्स आई तो वो हर फिल्म में नर्स ही है, वो बदलता ही नहीं है, बिकॉज हम लोग मेहनत ही नहीं करते कि यार इन ये सपोर्टिंग, बिकॉज दे आर द वंस हु फॉर्म द टेक्सचर ऑफ द फिल्म, नो द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म, हम लोग, लेकिन वो मेहनत ही नहीं करते, हम लोग खाली मेन एक्टर्स में मेहनत करके छोड़ देते हैं। सो इन लोग को, इन एक्टर्स को मैं कहीं पे मेरे को था कि यार इनके साथ कुछ और करना है, बिकॉज प्रकाश तुमिनाड ऑल्सो इज नोन फॉर कॉमेडी, तो वो कॉमेडी करते गजब करते हैं, लेकिन मेरे को कहीं पे लग रहा था कि यार ये मतलब बहुत ही फिनोमिनल एक्टर, हम लोग क्यों यूज नहीं करते इनको। तो जो वो ऑटो वाला सीन किए उस दिन, मैं तो जाके उनको पकड़ लिया था, बिकॉज मैं वो एक लाइन जो वो बोलते हैं उसमें पूरी बैक स्टोरी है उनकी, कि उनका बचपन कैसा रहा होगा, एंड उनके पिता के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा रहा होगा एंड ऑल दैट, वो एक लाइन में जो एफर्टलेसली वो बोल दिया, या आई वांटेड टू शो माय फादर रेजिंग अ सन इज नॉट सो डिफिकल्ट, इतनी गहरी बात एंड इतना पूरा बैक स्टोरी खोल के रखना एक बच्चे के सामने एंड स्क्रीन के सामने, आई थॉट एंड इफ एन एक्टर कैन डू दैट देन आई नो वी शुड डू जस्टिस। ठीक है, आपको कॉमेडी कराना है कराओ, लेकिन कुछ और भी दो ना, look at them as actors, don't look at them as these characters from this film कि आगे आएगा कॉमेडी करके जाएगा। सिमिलरली रूपा मैम ऑल्सो, वो तुलु फिल्म में ड्रामा में खाली कॉमेडी करती है, एंड इतना जबरदस्त कॉमेडी करती है कि लोग बिलीव नहीं कर पाए कि वो मिथ्या उन्होंने किया है। बहुत लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपने ये किया कैसे, लेकिन मतलब इतना नेचुरल लगती है आप, क्योंकि फिल्म में नहीं लगती, बिकॉज उनका मीटर यहाँ पे वो थिएटर वाला मीटर है या फिल्मों वाला मीटर है। तो या वो लोग दिग्गज है यार। उनको जो अवार्ड मिला रूपा मैम को, तो जब अनाउंसमेंट हो रहा था मैं देख रहा था, तो पहले आई थिंक मिथ्या का आया, आई एम लाइक या गुड, फिर आतिश का आया गुड, जब रूपा मैम का आया तो मैं आई थिंक आई वाज लिटरली जंपिंग फ्रॉम माय सीट बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, एंड फॉर मी that's validation of what the work that she has done over these years also. So I think that was the most satisfying of the 3 awards that we got. I think उनको ये award मिलना, या फिर even if Prakash sir would have got, I would have been very very happy because I think we need to put the highlight on these actors also. बेहतरीन काम इन दोनों ने किया है, बहुत ही अच्छे काम, आपके जरिए हमें भी इनके बारे में पता चला। जी डॉक्टर। नहीं, मैं ये चाह रही थी कि जरूर आप सुमन जी को ये भी बताएं कि 75th जो नेशनल फिल्म अवार्ड है उसमें जमशेदपुर के जहाँ के लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के एक बच्चे को भी अवार्ड मिला है बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर संताली फिल्म के लिए। पहली बार संताली सिनेमा की एंट्री हुई है नेशनल फिल्म वाले में। आंगेन उस फिल्म का नाम है और बच्चे का नाम रविराज मुर्मू है। तो वो हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट है और आज दिन भर हम लोग साथ ही थे, तो ये जानकारी सुमित जी को मिले। जी बिल्कुल सुमित जी। सुमन जी आपको ये बताना चाह रही हैं डॉक्टर नेहा कि आप 72वें राष्ट्रीय पुरस्कार में जमशेदपुर के डेब्यूटेंट फिल्म मेकर रविराज मुर्मू, हु इज जस्ट 22 years old, उनकी संथाली फिल्म को भी अवार्ड मिल रहा है। और वो ही इज स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर नेहाज कॉलेज, जो कि बहुत ही पुराना, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर का बहुत ही मशहूर, बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है। तो उससे डॉक्टर नेहा जुड़ी रही हैं, डॉक्टर विजय जी जुड़ी रही हैं, तो उनके लिए भी बहुत प्राइड की बात है। तो वो ये शेयर करना चाहती थी, तो आपके साथ वो उस इवेंट में, सेरेमनी में आप उनसे मिलेंगे। और आज दिन भर वो कॉलेज में, करीम सिटी कॉलेज में साथ में थे। जी
उनको मेरा नमस्कार बोलना, कंग्रेचुलेशंस बोलना। एंड जरूर जरूर जरूर। हम लोग अभी जाके कर रहे हैं वो तो आधी उम्र में कर चुके हैं, वो अचीव कर चुके हैं। दिस इज फैंटास्टिक। नहीं, लेकिन आप लोगों का सिनेमा उनको और एनरिच करेगा डेफिनेटली। नो डाउट। लास्ट सवाल मेरा ख्याल है आपका अगला प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर ली जाए आशीष जी। जी, बस मैं आपसे 2 जॉइंट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के तौर पे कर रहा हूँ डॉक्टर विजय और डॉक्टर नेहा की अनुमति से, कि एक तो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, और उसके पहले आप ये भी बताइए कि ये एक इंडिपेंडेंट सिनेमा था, कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं, कोई बड़ा स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस कुछ नहीं, तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जो जर्नी होती है, जो स्ट्रगल होता है, वो क्या है, कैसे, क्या एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटी को इस तरह के आर्ट को कंजर्व करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी आपके थॉट्स हैं आप उसको प्लीज शेयर करिए, बोथ योर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड इंडिपेंडेंट फिल्म। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बाद में आता हूँ, बट आई जस्ट टच अपॉन द इंडिपेंडेंट। See, I was very fortunate, मेरी फिल्म प्रोड्यूस की है रक्षित शेट्टी ने, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टार है यहाँ पे कन्नड़ा में। ओके, एंड 777 Charlie related to ऋषभ शेट्टी also somehow? No. he is even slightly senior to ऋषभ के साथ काम किया उसने बहुत, दोनों मतलब ऑलमोस्ट दे आर वेरी क्लोज, दोनों कोलैबोरेट करते हैं। रक्षित की फिल्म ऋषभ डायरेक्ट करता है, ऋषभ की फिल्म रक्षित लिखता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो कांतारा ऑल्सो फिल्म में शेट्टी कांतारा वाले, हाँ ऋषभ शेट्टी इस कांतारा। ऋषभ शेट्टी ने भी 2 एकदम बढ़िया फिल्में प्रोड्यूस की है, which won in Busan International Film Festival and all that। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जब KGF हुआ, कांतारा हुआ, उसी साल आई थिंक पेड्रो हुआ, शिवम्मा हुआ, अगले साल मिथ्या हुआ। तो ये भी एक मूवमेंट हो रहा था कन्नड़ा में जो किसी को पता नहीं। कन्नड़ा खुद अपने इंडस्ट्री में बात नहीं होती अपनी फिल्मों की, तो विच इज अ लिटिल सैड। जब आप सेलिब्रेट करते हो KGF को, कांतारा को, बिल्कुल करना भी चाहिए। तो उसके साथ साथ ये और भी बड़ी बात है कि वैसे भी फिल्में बन रही है और ऐसे भी फिल्में बन रही है एक साथ एक इंडस्ट्री में, एंड वही एक्टर्स इन्वॉल्व है दोनों प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो वही ऋषभ शेट्टी कुछ प्रोड्यूस करता है, रक्षित शेट्टी कुछ मेन स्ट्रीम फिल्म करता है, लेकिन ऐसी फिल्मों को प्रोड्यूस करता है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा इकोसिस्टम बन रहा था, जो कि अब ऑलमोस्ट रुक गया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इंडिपेंडेंट सिनेमा फिल्म बनाना शायद थोड़ा आसान ही है, लेकिन उसको ऑडियंस तक पहुंचाना इस बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मिथ्या के टाइम तो मैं ऑलमोस्ट टूट ही गया था। मैं सोचा यार अब तो मैं वापस जाऊंगा मैं फिल्में, बिकॉज मैं फिल्मों में इतनी साल आया नहीं, बिकॉज मेरे को हमेशा डर लगता है फिल्मों से, बिकॉज फिल्में की इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म। जैसे अगर मैं संगीत बनाना है मेरे को या पेंटिंग बनाना है, कोई खर्चा नहीं है, मैं बना सकता हूँ, जो भी करना है मेरे को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एक पेंट ब्रश लिया या इंस्ट्रूमेंट लिया, कर लिया मैंने, म्यूजिक या फिर पेंट या आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। सिनेमा ऐसी एक आर्ट फॉर्म है जिसमें पैसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो वो मेरे को डर था हमेशा से, तो मैं इतनी साल फिल्मों में आया नहीं था उसी लिए। लेकिन अराउंड 2020, 18, 19, 20 में जब OTT आए ना फोरफ्रंट में, दे केम लाइक द टॉर्च बेयरर्स ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा, तो तब मेरे को लगा कि यार अब तो एक स्पेस है मेरे जैसे फिल्मों के लिए, तो मैं ये फिल्में बनाऊंगा। तो बट लेकिन दैट बबल बर्स्ट वेरी सून, जब पैंडेमिक हुआ एंड वो लोग भी पुष्पा खरीदने लगे, KGF खरीदने लगे, एंड उनको छोटी फिल्में चाहिए नहीं थी अभी। तो मिथ्या के टाइम गोइंग थ्रू दैट ट्रिगर ऑफ, बिकॉज मिथ्या हम लोग इतनी कम बजट में बनाए जितना मेन स्ट्रीम फिल्में एक गाने में खर्च करते हैं। ठीक है, जब मैं अपने बाकी फिल्म मेकर से मिलता था मुंबई में, वो बजट पूछते, मैं बोलता, वो हंस देते थे, बोला हम लोग इतना तो कलर ग्रेडिंग में लगाते हैं फिल्मों में, अपने एक फिल्म बना ली हम लोग 16-17 दिन में शूट किए मिथ्या, बिकॉज इतने ही बजट में बनाना था हम लोग को फिल्म। लेकिन आप उतना कम बजट भी अगर आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द सिस्टम हम लोग को। एंड ऐसा नहीं कि ऑडियंस नहीं है, बिकॉज मैं हर सिटी में घूम चुका हूँ मैं फिल्म के साथ, लोग जो देखते हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग हर किसी को पसंद आना चाहिए मिथ्या, नहीं, बट 10 में से 6 लोग तो होंगे जिनको अच्छी लगेगी ये फिल्म, एंड उन 6 लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोग की है। जब फिल्म बनाना एक अलग बात है, लेकिन फिल्म अगर हम लोग ऑडियंस तक पहुंचाएंगे नहीं, तो हम लोग वी शुड कंसिडर इट एज अ फेल्योर, बिकॉज देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग फिल्म। अगर लोग देख नहीं पाएंगे इस फिल्म को, तो मैं भले एक स्क्रीन पर लिख के छोड़ सकता हूँ ना उसको। तो ये Did you have a theatrical release? थिएटर में रिलीज किया था आपने? It had a theatrical release. It had a very dismal theatrical release. In spite of a star like Rakshit Shetty backing it and promoting it, लोग In Karnataka only. आना ही नहीं चाहते, आई थिंक। और आई थिंक बिकॉज इतना ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी फिल्में एक साथ आती है, एंड स्पेशली कर्नाटका, बैंगलोर में तो हर भाषा की फिल्म रिलीज होती है, एंड हर भाषा के लोग जाते हैं थिएटर में, तो शोज कट डाउन होती है। तो तेलुगु फिल्म के लिए भी बहुत स्क्रीन रहेंगी, तमिल के लिए बहुत, हिंदी के लिए बहुत, बीच में कन्नड़ा फिल्म आएगी बड़ी, उसके बीच में हम आएंगे,
तो ऑफ कोर्स जब आपके पास इतना ऑप्शन है तो आप मिथ्या जैसे फिल्म के लिए थोड़ी ना जाओगे। तो अल्टरनेट स्क्रीनिंग स्पेस कुछ अगर है इकोसिस्टम तो ऐसी फिल्में और बनेंगी, अदरवाइज आई डोंट थिंक 1-2 साल में तो मेरे को लगता है ये मूवमेंट मर ही जाएगा, स्पेशली कनाडा में तो मर ही जाएगा। बिकॉज कितना एक आदमी जैसे रक्षित शेट्टी हो, ऋषभ शेट्टी हो, अपने जेब से पैसा डाल के फॉर द लव ऑफ आर्ट किस हद तक करेगा? मतलब 2 फिल्म करेगा, 3 करेगा भाई, उसके बाद तो वो भी सोचेगा ना कि मैं भी ये किसके लिए कर रहा हूँ। बिकॉज ऐसा नहीं कि उन लोग को प्रॉफिट चाहिए ऐसी फिल्मों से, किसी को भी, आई थिंक एवरीबॉडी इज बीइंग रियलिस्टिक, किसी को प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर मिथ्या ROI इतना पैसा बनाए कि एक और मिथ्या बन सकता है, दैट्स द विक्ट्री ऑफ दैट फिल्म। लेकिन अगर मिथ्या बना के प्रोड्यूसर फिर रोक ही दे तो देन दैट्स अ फेलियर ऑफ द फिल्म एंड द इकोसिस्टम जनरली अपना, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऑडियंस है उन तक पहुंचाना, थिएट्रिकल इज नॉट द ओनली वे। और ओटीटी ऑल्सो, अभी ओटीटी हैव शट डोर्स, ओटीटी भी खरीदते भी नहीं अभी ऐसी फिल्में। Thankfully for me, Mithya somehow got through Amazon Prime, but I know so many filmmakers who were there with me on other film festivals जिनके फिल्में अभी बाहर आई नहीं है। एकदम बढ़िया फिल्में हैं, मिथ्या से भी बेहतर फिल्में हैं जो बाहर आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो वो आई थिंक एट सम पॉइंट वी ऑल्सो एवरीबडी नीड टू गेट टुगेदर एंड क्वेश्चन एंड सी व्हाट इज अ प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक ऑडियंस इज अ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स अगर हम लोग ये सोचे कि खाली ऑडियंस मीन्स थिएटर, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, वी शुड अंडरस्टैंड कि बैंगलोर या मेट्रो सिटी में इतना ट्रैफिक, इतना पैसा खर्चा करके एक फैमिली के साथ आके ऐसी फिल्में देखने में शायद दे माइट हैव सेकंड थॉट्स। वी नीड टू अप्रिशिएट दैट एंड दैट्स अ राइट कंसर्न। बट ठीक है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव? ओटीटी स्पेस है, अगर गवर्नमेंट रन ओटीटी स्पेस ट्राई कर रहा है आई थिंक केरला में एंड ऑल दैट, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। सो उसका जवाब है नहीं मेरे पास कि क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम है लेकिन 100% है, एंड अगर ऐसे चलता रहा तो आई हेट सेइंग इट बट आई रियली डोंट सी, I am seeing a death of independent cinema generally. Any suggestion would you like to चलती थी give यहाँ on पे this फिल्में, platform? पहले थिएटर में चलती थी, अच्छी भी चलती थी, 2-3 हफ्ते चलती थी ऐसे फिल्में, लेकिन अब नहीं हो रही है, अब तो रिलीज भी नहीं हो रही है। कोई सोल्यूशन आपको दिखाई देता है, कोई सजेशन आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें इसके लिए? नहीं, आई थिंक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग वी हैव टू फिगर। मैं और मेरे दोस्त लोग मिलके कुछ ट्राई भी कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म का, जब आप डालो, बिकॉज हम लोग एक वेब सीरीज बनाए थे इससे पहले एकम, विच कनाडा में वेब सीरीज खरीद नहीं रहे थे लोग, तो हम लोग 2 साल बैठे उसको लेके, फिर हम लोग खुद अपना एक वेबसाइट डेवलप किए, वहाँ पे डाले, तो वहाँ पे जाके 25,000 लोग देखे, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसी को लेके हम लोग अभी एक फिल्म लॉन्च बोल के एक पोर्टल है जो डेवलप कर रहे हैं फॉर इंडिपेंडेंट सिनेमा, जहाँ पे आप आके डालो अपना फिल्म एंड देन पुट इट आउट टू द वर्ल्ड, उसको थोड़ा सा मार्केट करो, लेट पीपल नो, लेट देम वॉच एंड ऑल दैट। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव ऑडियंस है, उन तक फिल्म पहुंचाना is something that we have to figure। हम लोग को देखना चाहिए as filmmakers, as distributors or whatever, कि यार लोगों तक कैसे पहुंचा है इस फिल्म को। वो हम लोग को थोड़ा सा रिसर्च भी करना है, थोड़ा एफर्ट भी डालना है। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली रोते रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको फिक्स करना है। तो मैं और मेरे दोस्त लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें, हम लोग कर रहे हैं कुछ, अभी देखते हैं कुछ 5-6 महीने में कुछ बनता है तो। एंड कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट, दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ मिथ्या taught me one thing, because उससे पहले I had this very romantic notion कि cinema is art first and commerce next. I always said that, and then after Mithya I've come to realize cinema is commerce first and art later. तो उसी में I was trying to figure, because ये बात है ना आशीष जी कि मैं अगर फिल्में बनाता हूँ, मैं तो मिथ्या जैसी फिल्म अगर खुद मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्त लोग थिएटर जाके नहीं देखे, ओके, then there is something seriously wrong। तो मैं I started introspecting, ठीक है, अगर इन लोग को, जो मेरे इतने करीबी लोग हैं, अगर वो लोग भी सिनेमा थिएटर में जाके नहीं देख रहे, तो देन शायद किसी को देखना ही नहीं है फिल्म, ऐसी फिल्म। ओके, जे मैं अगर कोई एक पेन डिजाइन करूँ जो मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बढ़िया पेन है, एंड मैं जाके देता हूँ आपको नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है। वो भले ही आप बोलो कि यार ये दुनिया की बेस्ट पेन है, लेकिन नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है ना। तो आपको, तो मैं वो प्रोसेस में था कि वो मानने लग गया मैं, ठीक है, लोग को I am expecting people to take 10 steps for me कि ये एफर्ट डालो और ऐसी फिल्में देखो। तो I came to a conclusion after that entire process of Mithya's release where I was like very disappointed generally. Then I came to a conclusion, ठीक है, तो फिर 4 स्टेप या 4 कदम या 5 कदम मैं लूंगा, बाकी के 4 कदम आप लो, तो I will come somewhere middle ground, ठीक है, तो which is not as difficult a film as Mithya to consume, but which is not as mainstream। मैं mainstream format में ही try करूँगा। I'll try and see what I want to say, what is the politics I want to talk about, what are the things of society that I want to comment on, ठीक है, उसको मैं mainstream format में लाके
विदाउट लूजिंग माई सेल्फ, आई कैन नॉट मेक आउट एंड आउट मेन स्ट्रीम फिल्म, वो तो मैं जान चुका हूँ, ठीक है, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, उसके लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए जो मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो मेरे स्किल सेट में जो है उसमें ट्राई एंड आइडेंटिफाई वेयर आई बिलोंग एज अ फिल्म मेकर, एंड ऐसी एक फिल्म बनाओ जो मेरे भाई के लिए, मेरे दोस्तों के लिए उतना मुश्किल ना हो कंज्यूम करने के लिए। तो मैं उस प्रोसेस में हूँ। तो उसमें जाके शंकरा भरणा बोल के एक फिल्म हम लोगों ने खत्म किया है, तो अभी नेक्स्ट 1-2 महीने में वो रिलीज भी होगी। इट्स अ हॉरर कॉमेडी, it is a social commentary and a lot of things that is happening with women and all that, but on the surface it's a horror comedy, so there are still a lot of things that I wanted to say as a person of what is happening to the society and all that, wo sari cheeze hai, but it's more enjoyable for an audience, I hope more easily absorbable for the audiences. yeah, आपने सही कहा, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोग पढ़ते नहीं हैं। आपने तो रास्ता चुन लिया कि आप मनोरंजन के साथ अपनी बात कहेंगे। मेरे लिए दिक्कत यह है कि मैं जिस विषय पर लिखती हूँ उसमें मनोरंजन डालना है मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो सच में मुझे सोचना होगा कि मैं आगे लिखूं या नहीं लिखूं, लेकिन मुश्किल है कि बिना लिखे मैं रह नहीं सकती हूँ। मेरा अप्रोच ये था विजय मैम कि मेरे को मेरे ऑडियंस की तलाश है। हु आर माई ऑडियंस? मेरे को पहले एक ऑडियंस बनाना है अपना, जो जानते हैं सुमन भट्ट कौन है, एंड जो सुमन भट्ट की कोई भी फिल्म देखने के लिए तैयार है ना, तो उनके तलाश में, बिकॉज एज लॉन्ग एज आई गेट एन ऑडियंस देयर इज नो पॉइंट मेकिंग फिल्म्स। तो मैं उस ऑडियंस के तलाश में हूँ, रादर देन सेइंग मैं मनोरंजन को चुना हूँ मैंने, उससे ज्यादा मैं एक ऑडियंस की तलाश में हूँ। वो जहाँ पे है मैं वहाँ जा रहा हूँ, थोड़ी सी नो विद स्मॉलर स्टेप्स। बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत आपने कन्विक्शन के साथ अपनी बातें कही हैं। किसी को कुछ कहना है या हम लोग वाइंड अप करें? मेरे को एक मेरे ख्याल से हम डेढ़ घंटे से ज्यादा हम आगे वही मैं कर चुके हैं। हाँ, सुमन जी को भी जाना है तो वाइंड अप किया जाए। सबसे पहले हालांकि तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत बढ़िया। इतने बढ़िया सेशन के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने सिनेमा पे बहुत सारे सेशंस किए हैं, लेकिन सिनेमा कैसे बनता है, उसके भीतर क्या क्या चलता है, आज शायद सबसे ज्यादा विस्तार में उस पर बातें हुई। और मैं भी आपको बधाई देना चाहूंगी कि आप इतनी फ्लुएंटली हिंदी बोल रहे थे। अरे शुरू में हम लोग सोच रहे थे मेरी इंग्लिश भी बोलेंगे तो चलेगा या मिला के बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप तो धारा प्रवाह हिंदी बोल रहे हैं। और कहीं नहीं, जैसा कि प्रमोद ने कहा, कहीं लगता नहीं है कि आप कन्नड़ा भाषी हैं, आप कन्नड़ा से बाहर काम नहीं करते हैं। बहुत ही सुंदर हिंदी का प्रयोग आपने किया और अपनी बात आप बहुत अच्छी तरह ऑडियंस तक पहुंचा पाए हैं। थैंक यू। मेरी हिंदी टीचर बहुत खुश होंगे आज अगर सुनेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे कि आगे भी आप सृजन संवाद से जुड़े रहें। मैं अपने दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने सेशन को इतनी अच्छी तरह आगे बढ़ाया। नेहा जी के थोड़ा सा अफसोस है कि उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। हम बिल्कुल, मेरे को भी अफसोस है, बिकॉज़ मैं सुनना चाहता था मैम क्या बोल रही थी, बट बहुत सुंदर बोलती है। बहुत ही अच्छा नेहा जी, तो खैर बहुत अच्छे। मैं अलग से बात करूंगा मैम से कभी जरूर। उनकी बात नहीं, लेकिन उनकी बात आशीष जी ने आप तक पहुंचा दी, सब तक पहुंचा दी, हम लोगों को सुनाई दे रही थी। तो इन दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हैं फेसबुक लाइव से और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, खास करके आपकी हिंदी के लिए तो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है। और या किसी ने लिखा है कि सच ए ग्रेट सेशन। सच में मैं थैंक यू सो मच। आपको मैं कह रही हूँ कि इतने अच्छे ढंग से फिल्म की गहराई में, फिल्म बनाने की गहराई में हम लोग बहुत कम उतरे हैं इस मंच से। तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। अनुराग जिन्होंने हमारा स्ट्रीम यार्ड संभाला है, उनको भी धन्यवाद कहती हूँ। पोस्टर तन्मय सोलंकी जी ने बनाया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों का साथ नहीं हो तो बहुत मुश्किल है कार्यक्रम चलाना। मैं चाहूंगी कि आगे भी ये सब सहयोग बना रहे। और एक बार सबको पुनः पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम। थैंक यू एवरीवन। या बाय। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।
गुड नाइट। गुड नाइट।